नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएसबी क्रैक और आपके साथ मैं हूं किरण नेगी। दोस्तों आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने जा रही हूं, वो व्यक्ति तो एक हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व अनेक हैं। वो पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक खिलाड़ी भी हैं, एक पैरा ट्रूपर भी हैं और साथ ही एक फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साथ ही साथ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी दर्ज है। मैं बात कर रही हूँ मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया की, जिन्होंने सन 2012 में भारतीय सेना से बतौर चिकित्सक सेवानिवृत्त ले ली। व अक्सर आप उन्हें टीवी डिबेट्स पे देखते रहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मेजर पुनिया एंड वेलकम टू एसएसबी क्रैक। थैंक यू जय हिंद। मेजर पुनिया, आपकी लाइफ की अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। बट आप उनमें से हैं जिन्होंने भारत के लिए कुल 27 मेडल अंतर्राष्ट्रीय लेकर आप भारत आए हैं और 15 मेडल्स उनमें से ऐसे हैं जो शायद आपने 3 साल लगातार जीते हैं। आप कैसे इतना कुछ कर लेते हैं? क्योंकि आप एक एथलीट भी हैं, आप बतौर पेशे से एक चिकित्सक हैं, आप एक पावर लिफ्टर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज है। कैसे इतना कुछ आप कर पाते हैं और अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज़ करते हैं आप? और किरण, जो आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया, शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये हूँ, और मैं अभी भी नहीं मानता हूँ कि मैं ये हूँ। लाइक आई पर्सनली फील कि लाइफ की जो जर्नी है उसमें आप काम करते जाते हो, जो आपका पैशन है, और उसके लिए फिर आप हार्ड वर्क करते हो, और कई बार पता नहीं चलता है कि आपका पैशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पीछे आपने पूरी जान झोंक रखी है, तो कई बार आपको खुद को नहीं पता चलता है कि आप क्या क्या अचीव कर रहे हैं और कहाँ तक पहुंच रहे हैं। करने के बाद में, जैसे अभी आपने अभी इतना बताया है कि आपने ये जीता या वो जीता, तो शायद मेरे को वापस याद आया कि हाँ, शायद मैंने ये जीता। अदरवाइज एज ए पर्सन, एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरे को कोई याद दिला देता है तो मेरे को लगता है हाँ, शायद हाँ, मतलब मैंने जीता है। अदरवाइज 24/7 जो इतना घंटे हैं, या 365 डेज, शायद उसमें शायद पूरी साल में 2-4 बार जब दोस्त, सीनियर्स, जूनियर्स, या जो चाहने वाले हैं वो याद दिलाते हैं, तो तब एहसास होता है कि हाँ, शायद मैंने ये किया है। लेकिन वैसे आई एम जस्ट लाइक यू, आई एम ए नॉर्मल person, normal human being, normal Indian citizen, just like any other patriot Indian citizen। और मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी अचीव कर लें, लेकिन आप बेसिक ह्यूमन बीइंग तो वो ही रहते हैं। बिल्कुल। सेकंड, जो आपने बोला है कि कैसे अचीव कर लिया, यू नो आपका कोई एक पैशन होता है। मान लो मेरा एक पैशन है कि मुझे खेलना है, तो दो टाइप के पैशन है। एक, मुझे खेलना है कि मैं जस्ट फिटनेस के लिए खेल रहा हूँ। कई बार आपको खेलते खेलते उसमें इतना मजा आने लग जाता है कि आप हर टाइम कोशिश करते हैं कि आप और ज्यादा खेलें। फिर और ज्यादा खेलते हुए कोई आपको देखता है, आपका सीनियर, जूनियर, लाइक आवाज इन आर्मी। सो मेरे सीनियर्स या जो स्पोर्ट्स के कोचेस थे, उन्होंने देखा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, एंड एज ए कोच उनको एहसास हुआ कि शायद मेरे में वो काबिलियत है, तो लाइक उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट अपना इम्पोज किया, और उनको भरोसा हुआ कि मैं ये इस लायक हूँ, मेरे में ये काबिलियत है। उन्होंने मुझे एहसास करवाया, और उसके बाद में मुझे लगा कि ये सही बोल रहे हैं। जब मैंने ऑन ग्राउंड, जब मैं करने लगा वो एक्टिविटीज, वो इवेंट्स करने लगा, तो मुझे भी एहसास हो गया कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं। बिकॉज आप जो भी कुछ हैं, आपको नहीं पता चलता आपकी क्या काबिलियत है। जो आपके टीचर्स हैं, या आपके गुरु हैं, या जो आपको कोचिंग कर रहे हैं, और वो उनको पता चलता है कि आपका क्या लेवल है। सो जो आर्मी ने जो मुझे कोचेस प्रोवाइड किए, उनको एहसास था कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरे में ये काबिलियत है। और फिर एज ए गांव का आदमी हूँ मैं, लाइक आई एम फ्रॉम फार्मर्स फैमिली, तो जो हार्ड वर्क है वो एज ए सोल्जर, ये एक बेसिक
इंग्रेडिएंट है, मतलब एक किसान परिवार का और एक सोल्जर, जो भी जितने भी सोल्जर्स हैं उनका, कि हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, ये कमिटमेंट जो है, डेडिकेशन है, वो उनके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंदर उनके डीएनए में आ जाता है। राइट। तो अगर उस दौरान अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप कमिटेड हैं कोज के लिए, आप डिसिप्लिन्ड हैं और आप कंटिन्यूसली हाईली मोटिवेटेड हैं, और उस समय अगर आप में कोई ऐसा स्पार्क है, आप में कोई ऐसा किसी भी इवेंट या किसी भी चीज का, मान लो, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्पोर्ट्स, राइट। मे बी अबाउट साइंस, मे बी अबाउट रॉकेट साइंस, मे बी अबाउट कंप्यूटर्स, आईटी, टेक्नोलॉजी, राइटिंग, कोई भी फील्ड हो, अगर उसमें फिर अगर आपको ऊपर से कोई प्रॉपर कोचिंग गाइडेंस अगर मिल जाती है, तो सारे समीकरण ऐसे बैठ जाते हैं कि आप जो टारगेट जो लेके चलते हैं आप अचीव कर लेते हैं। सो और जब मैं राष्ट्रपति भवन में था, तो मेरे पास टाइम था और मेरा एक ड्रीम था कि कभी इंडिया खेलना है। तो ऑल ऑफ सडन मेरे को मालूम चला कि ये जगह है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास प्रॉपर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोचेज हैं, आर्मी ने और मेरी रेजिमेंट थी उसने मुझे अवेलेबल करवाए, और आर्मी का पूरा सपोर्ट था। और फिर मेरे को ये था कि अब मेहनत तो मेरे को करनी है। राइट। आर्मी मेरे लिए कोच ला सकती है, आर्मी मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, जिम दे सकती है, जगह दे सकती है, टाइम दे सकती है, लेकिन जाके ऑन ग्राउंड तो काम मेरे को करना पड़ेगा। Like I feel good about that as a soldier, as a Indian and as a human being, I tried my best and I gave I'm so happy that I was able to fulfill the dream of my coaches, जो मेरे जो सीनियर्स जिनको मेरे पे ट्रस्ट था, I was able to fulfill their trust, कि मैंने उनका भरोसा जो था वो कायम रखा। राइट। और जैसा आपने बताया मेजर पुनिया, आप एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। आप राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से गाँव राजपुरा से संबंध रखते हैं। आपके लिए भारतीय सेना का सफ़र कैसे शुरुआत हुआ? और किरण, क्या है कि हिंदुस्तान की जो फौज है उसमें अगर हम देखते हैं तो मोर देन 85% जितने भी सोल्जर्स हैं, मोर देन 90% सोल्जर्स तो गांव से ही, बिल्कुल। और ऑफिसर्स में भी अगर देखें तो मोर देन 75-80% ऑफिसर्स हैं, वो भी उनका जो बेस देखा जाए तो वो तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही है। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि शहरों से लोग फौज ज्वाइन नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन जो गांव का जो माहौल है वहां पे लाइक आर्मी को जो फार्मर्स फैमिलीज हैं वो एक बहुत ऊपर मान के चलते हैं। दे टेक प्राइड कि उनके परिवार से या उनकी रिश्तेदारी से कोई आदमी सेना में है। सो जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में, और मेरे सगे मामा, ही वाज इन आर्मी, ही वाज इन ग्रेनेडियर्स। सो और मेरे आस पड़ोस में मेरे चाचा, मेरे खेत के जो नजदीक वाले खेत हैं उनमें जितने भी जो मेरे कजन, सो दे वर इन द आर्मी। सो जब भी ये लोग छुट्टियां आते थे तो एज ए यंग किड हम उनसे मिलते थे, उनकी यूनिफॉर्म, उस जमाने में तो मोबाइल था नहीं, लेकिन जब उनकी यूनिफॉर्म देखते थे तो लाइक वो बिल्कुल, एक आप बच्चे फ़ील कर को, सकते हो वो। या यू कैन फील। राइट। सो जो माहौल था चारों तरफ, उसमें मतलब आर्मी का एक बहुत बड़ा एक इंस्पायरिंग फैक्टर हमारे वहां पे, एटलीस्ट राजस्थान में जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, सीकर और झुंझुनू, हिंदुस्तान की फौज में सबसे ज्यादा सोल्जर्स सीकर और झुंझुनू से ही हैं। और जो तहसील है वो राजस्थान में जो ओसियां तहसील है वहां से एक पर्टिकुलर तहसील है, उससे सबसे ज्यादा सोल्जर है। और उसके बाद में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, ये जो मेन आर्मी का जो सबसे बड़ा बेस है। अब तो खैर बाकी जगह से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन वहां के लोग सबसे ज्यादा सेना में थे। तो जब मैं उनको देखता था तो मुझे लगता था कि कभी शायद हम भी बड़े होके यूनिफॉर्म पहने। फिर
जब मैं पढ़ रहा था तो लाइक अभी तो बहुत सारे फील्ड आ गए हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे 1987-88 में, जब 6th-7th में, सो उस समय कि डॉक्टर सबसे बड़ी चीज है, इंजीनियर सबसे बड़ी चीज है। आज तो इतने सारे इंजीनियर्स हैं, लेकिन उस जमाने में सबसे टॉप पे इंजीनियरिंग, आईएएस, उनके बाद में यही आता था। सो मेरे कजन्स और सारे लोग इंजीनियरिंग और पीएमटी की तैयारी कर रहे थे। मेरे पे भी एक प्रेशर था, और तो फिर मेरे को लगा कि मैं अगर डॉक्टर बनता हूँ तो मैं आर्मी में कैसे जाऊंगा। देन इन माय स्कूल आई रियलाइज कि एक एक कॉलेज है, इंडिया का सबसे यूनिक कॉलेज, जहाँ पे आप डॉक्टरी भी कर सकते हैं, एमबीबीएस भी कर सकते हैं, और आप आर्मी में भी आ सकते हैं। और तो वो था एफएमसी, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। एंड फिर दिमाग में मैंने सेट किया कि अब तो इसी कॉलेज में जाना है। सो आई प्रिपेयर्ड और मेरा सिलेक्शन हुआ। और तो बाकी जगह हुआ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो इसी में जाना है। बिल्कुल। और घर वालों की इच्छा थी कि मैं एफएमसी में पढ़ के दूसरी वाली मेडिकल कॉलेज में पढ़ूं जो घर के नजदीक हो, लेकिन मेरा ड्रीम था कि नहीं, मतलब मुझे घर से भी दूर जाना है और डॉक्टर आर्मी की मेडिकल कॉलेज में जाना है। और एफएमसी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, 1994। और मैं इसको तब से सोच रहा था। 1990 से मैं पढ़ता था एफएमसी के बारे में। मैं इसका करिकुलम था, इसकी फोटोज थे, वो देखता था। तो तब से लेके अब तक हर साल एफएमसी अकेला कॉलेज है जो ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेजेस की जो रैंक आती है उसमें नंबर 1 या नंबर 2, एज पर मी इज नंबर 1। बट जो मीडिया या जो जिनके पैरामीटर्स होते हैं मैगजीन्स के, उनके हिसाब से भी देखा जाए तो हमेशा नंबर 1 या नंबर 2 रहा है। सो मैंने तैयारी किया, मेरा सिलेक्शन हुआ। घर वालों की इच्छा के विरुद्ध मैं मेरे 2 दोस्तों को लेकर मैं एडमिशन के लिए गया एफएमसी। और लाइक इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। राइट। और मेजर पुनिया, आपकी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स कैसे आया? क्योंकि मुझे लगता है कि बतौर चिकित्सक तो मतलब मैंने भी जब आपके इंटरव्यू लेने से पहले आपके बारे में स्टडी की तो मुझे पता चला कि आप एक डॉक्टर हैं बेसिकली। बट अदरवाइज़ अगर आपके बारे में कभी सुना है तो वो एज़ एन एथलीट, एज़ अ पावर लिफ्टर आपके बारे में ज़्यादा सुना है। तो ये जो आपके जीवन के अंदर स्पोर्ट्स कैसे आया? और मेरे हिसाब से शायद एज ए सोल्जर ओके। ज्यादा सुना होगा। फिर आपने एज ए स्पोर्ट्समैन, फिर आपने डॉक्टर सुना होगा। जी। तो यू नो लाइक दैट आई टेक प्राइड बीइंग ए सोल्जर। सो क्या है कि आपको पता है कि गांव में तो बच्चों को खेलने की कोई ऐसी, आजकल तो फिर भी फैसिलिटीज आ गई। जब हम छोटे थे तो खो खो, कबड्डी, कुश्ती या दौड़ना या जी। पेड़ों पे लटकना, मतलब तो जो नेचुरल जो चीज है, पेड़ पे चढ़ना उतरना, पेड़ से कूदना नीचे, तो ये तो बेसिक नॉर्मल था वहां पे। गांव में भी था। फिर मेरी स्कूल थी जवाहर नवोदय विद्यालय पाटन, तो उसके अंदर सुबह और शाम एक एक घंटे स्पोर्ट्स का होता था। और डेडिकेटेड हमारे लिए जो टीचर थे, फिजिकल एजुकेशन टीचर इकबाल अहमद खान, ही वाज फ्रॉम नेशनल लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट, जो फिजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ग्वालियर है, वहां से ही वाज लाइक अ टॉप स्टूडेंट। सो वो काफी, उन्होंने भी एक जो बेसिक फाउंडेशन था वो तो उन्होंने बना दिया था। और गाँव में हम गेम बच्चों के लिए लाइक सुबह शाम घर से निकलो, खेलो, एक दूसरे के साथ भागो, धक्का मुक्की। सो जो एक नेचुरल जो एबिलिटी, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और जो स्टेमिना और जो स्ट्रेंथ वाला है नेचुरल, बिना जिम के, वो सब तो था ही वहां पे। एंड व्हेन आई केम टू कॉलेज, एफएमसी एफएमसी इंडिया का पहला मेडिकल कॉलेज है ऐसा जहां पे आपको एस्ट्रोट्रॉप भी मिलेगा, जहां पे आपको जो ट्रैक है, जो प्रॉपर एथलेटिक्स का ट्रैक है, जो इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए यूज हो सकता है, वो मेरी कॉलेज में है। मैं राइट। राजस्थान से हूँ, और पूरे राजस्थान के अंदर मेरा डिस्ट्रिक्ट सीकर, झुंझुनू और चूरू, नागौर, आसपास 5 डिस्ट्रिक्ट में एक भी ट्रैक नहीं है। ओके। कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन मेरे कॉलेज में एक एथलेटिक्स का प्रॉपर, जहां इंटरनेशनल इवेंट हो सकती है, वो ट्रैक है। और राइट। एफएमसी में हर स्टूडेंट को आपको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चूज करना होता है। आप डिबेट में जा सकते हैं, आप माउंटेनिंग में जा सकते हैं,
आप ड्रामेटिक्स में जा सकते हैं, म्यूजिमेटिक्स में जा सकते हैं, आप स्विमिंग में जा सकते हैं, एथलेटिक्स में जा सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स को कोई भी एक्टिविटी चूज करो आप। सो मेरे लिए बहुत आसान था कि मतलब कि ये तो लाइक मैं जन्नत में पहुंच गया हूँ और यहाँ इतनी सारी मेरे को सामने ऑप्शंस हैं, मैं किसी भी इवेंट को चूज कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले जब कॉलेज में ओरिएंटेशन, जिसको बाकी कॉलेजों में रैगिंग बोलते हैं, एफएमसी में हम ओरिएंटेशन बोलते थे उसको, और वो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सीनियर्स के जूनियर्स हम आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं। तो जब नए बच्चे जब जाते हैं तो लाइक एफएमसी की रैगिंग बाकी कॉलेजों की तरह रैगिंग नहीं होती। एफएमसी की रैगिंग में अगर सीनियर आपसे कुछ पूछ रहा है, आप नहीं बता पाए, तो ही विल जस्ट आस्क यू ओके गो और रन 100 मीटर और जस्ट डू 10 पुशअप और जस्ट डू 10 पुलअप्स और जस्ट डू 50 पुशअप्स। सो लाइक फिजिकल एक्टिविटी ही होता था। और जब कॉलेज में फर्स्ट जो कॉलेज का एक कॉलेज डे होता है, उस दिन क्रॉस कंट्री होता है। तो मेरे लिए मैंने पहली बार नाम सुना कि क्रॉस कंट्री। तो मेरे एक सीनियर थे अभिषेक पाठक, ही वाज फ्रॉम मिलिट्री स्कूल, नो ही वाज फ्रॉम सैनिक स्कूल, एंड वन मोर सीनियर ही वाज मिस्टर मिश्रा, सो ही वाज आल्सो फ्रॉम सैनिक स्कूल एंड लाइक दे वर क्वाइट फिट। तो मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि क्रॉस कंट्री दौड़ के आना। तो आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं क्रॉस कंट्री, कंट्री का सब हम देश से मैं ले रहा था, मेरे को उस समय पता नहीं था कि क्रॉस कंट्री को रेस होती है। तो आई वाज रनिंग विद हिम एंड जब लास्ट में 1-1.5 किलोमीटर बचा, कॉलेज वापस दिखा मुझे, तो ही सेड कि ओके शूट, अब जान लगा दे जितनी जान लगानी है। सो आई वाज एबल टू क्रॉस हिम। सो देन ही टोल्ड मी दैट सनी तू तो एथलीट है। मैंने बोला मैंने कभी दौड़ा नहीं हूं मैं। उसने कहा नो यू आर। देन फिर कॉलेज का क्रॉस कंट्री हुआ, पहला क्रॉस कंट्री पूरी कॉलेज का। उसमें मेरा एक मेरे ही कोर्समेट हैं इंद्रमणि पांडे, अभी वो कर्नल हैं, एंड ही वाज फ्रॉम मिलिट्री स्कूल चहल, वेरी फिट गाय, अमेजिंग पर्सन, स्टिल ही इज a very close friend now. So he was proper athlete. So he was running and जब वो रेस हुई तो I came second from 5 seconds. जस्ट 5 सेकंड में उनसे पीछे था। तो लाइक दैट डे आई रियलाइज कि यस, आई थिंक आई हैव इन मी, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम आई केम सेकंड। उसके बाद में एफएमसी प्रोवाइडेड मी कोचेस, एफएमसी गेव मी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुझे चाहिए था खेलने के लिए। एंड उसमें मेरे कोच साहब थे, चौहान साहब और एक इंदर साहब, और दो कोच जो कि सेफ गेम्स के मेडलिस्ट भी थे, और एक एनडीए के थे जो एनडीए से उनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो आर्मी का है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, वहां पे जब वो आए तो दे ट्रीटेड मी लाइक देयर ओन सन। एंड उन्होंने सुबह से लेके शाम तक कभी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि शायद हो सकता है कि मैंने मेरी छुट्टियां मिस की हो सकता है मैंने कॉलेज का कभी मेरा लेक्चर मिस किया होगा, लेकिन आफ्टर दैट सिंस 96 अक्टूबर आई थिंक, उसके बाद से लेके जब तक मैं कॉलेज में रहा, कभी भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि जब मैं ग्राउंड में नहीं आया। मेरे को इंजरी भी हुई, मैं 4-5 महीने इंजर्ड भी रहा, लेकिन तब भी वो हमेशा दोनों सुबह और शाम दोनों टाइम ग्राउंड में आते थे एंड दे मेड मी। राइट। और मैंने कहीं आपके बारे में मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये भी मुझे सुनने में मिला कि आपने जब आप फ्रांस जा रहे थे मेडिकल ओलंपिक्स के लिए अपने कॉलेज की तरफ से, तो आपके फादर ने भी आपको ये कहा था कि तुम्हें मैंने पढ़ाई के लिए भेजा है कि खेलने के लिए? अगर वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सके हमारे साथ तो। या जब मैं कॉलेज में था तो और जो मेरे कोच साहब थे चौहान साहब और इंदर साहब, सो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरा ये टाइमिंग है 10 किलोमीटर का, ये तेरा ये टाइम है 12.5 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री का, ये तेरा टाइम है हाफ मैराथन का। सो चौहान साहब पहले एनडीए में कोच थे, तो उन्होंने कहा कि जो एनडीए के जो कैडेट हैं तो उनको आराम से हरा देगा। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो, लेकिन मैंने सुना कि बहुत अच्छे हैं। तो एनडीए में एक मेरे दोस्त थे जो मेरे सीनियर थे, सतबीर सिंह डागर और वाईटी राव, उनके स्कूल के जूनियर थे, सैनिक स्कूल बैंगलोर, मिलिट्री स्कूल बैंगलोर के, आई थिंक बैंगलोर और अजमेर, गजेंद्र चौहान, नाउ ही इज आल्सो कर्नल। तो ही वाज मेडलिस्ट इन एनडीए, अमेजिंग एथलीट, बहुत ही फिट बंदा था वो। सो एक बार
वो कॉलेज में संडे को एनडीए वालों को जब छुट्टी मिलती है तो वो आते थे। तो ही वाज देयर विद डागर सर एंड वाईटी सर। डागर सर, वाईटी सर वर फ्रॉम सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल। तो और गजेंद्र को डागर सर ने बोला कि अरे तू एनडीए का मेडलिस्ट होगा, हमारा जो ये लड़का है इसके साथ तू करेगा। सो ही सेड कि हाँ। सो मेरे पास स्पाइक्स पड़े थे, तो गजेंद्र ने कहा कि ठीक है मेरे को स्पाइक्स चाहिए। तो मैंने बोला मेरे पास 2-3 पड़े हैं। तो हम दोपहर का खाना खा के मैस में फिर हम ट्रैक में आए, और डागर सर ने कहा कि चलो बाकी तो छोड़ो, चलो 400 मीटर करते हैं। मैंने बोला सर मैं, मेरा तो इंजन ही गर्म लॉन्ग डिस्टेंस का है, तो मतलब 1500 मीटर से नीचे तो मैं क्या करूंगा। तो बोला नहीं चलो अभी तो पहले खाना खाया वैसे 400 ही करते हैं। सो हमने किया और आई वाज एबल टू लाइक क्रॉस गजू। तो और फिर गजेंद्र ने बोला कि भाई तू खाता क्या है मतलब। और मैंने बोला यार ये 400 मीटर मेरी इवेंट नहीं है, मेरी इवेंट तो मतलब 5000 मीटर या 10,000 या उसके ऊपर है क्रॉस कंट्री। सो फिर गजेंद्र ने जाके शायद एनडीए में लोगों को बोल दिया कि एफएमसी का है वो एक, और वो बहुत तेज दौड़ता है। अगर गलती से वो इधर हमारे साथ दौड़ा क्रॉस कंट्री में, एनडीए क्रॉस कंट्री में, और अगर उसने मतलब गलती से अगर वो जीत गया तो मतलब पनिशमेंट ज्यादा मिल जाएगा। तो कोच साहब ने भी बता दिया था उनके कोचेज को, लेकिन इनिशियली तो उन्होंने कहा कि हाँ अलाउड है कि आप भी आ जाना जब एनडी की क्रॉस कंट्री हो रही है। फिर मैं और लग गया प्रैक्टिस करने के लिए, और कोच साहब ने मेरे को, बिकॉज कोच नोज कि किस में क्या कमी यस, है, किस में किस कमी को सुधारना है ताकि वो अच्छा कर सकता है। तो एब्सोल्युटली। वहां पे पुणे में कभी आप जाएंगे पुणे में तो एसपीटी है, आर्मी स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल। उसके पीछे एक पहाड़ी है राम टेकड़ी, जिसका नाम है राम टेकड़ी। सो कोच साहब ने मुझे कहा कि अभी तेरे को हिल टर्निंग करनी है, क्योंकि एनडीए की जो क्रॉस कंट्री है वो अप डाउन है। सो मतलब मैंने 2-3 महीने पूरी जान झोंक दी थी, लेकिन बाद में मालूम जो उनका क्रॉस कंट्री होने वाला था उसके जस्ट 2 दिन पहले बोला कि नहीं ये क्रॉस कंट्री सिर्फ एनडीए वालों की है, और इसमें दूसरी इंस्टीट्यूशन के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को सेटबैक लगा। फिर मैं पुणे यूनिवर्सिटी खेल के आया तो वहां जीत के आया। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने, मेरा एक दोस्त था, मेरा रूममेट था मुकुल एफएमसी में, और 1-2-3 मेरे काफी क्लोज फ्रेंड जो मेरे कोर्समेट थे, उन्होंने कहा कि सनी यार वर्ल्ड मेडिकल गेम हो रहे हैं, तो उसमें सारे डॉक्टर्स दुनिया भर के और मतलब मेडिकल स्टूडेंट और जो जिनका भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जो भी वास्ता वो सारे लोग आते हैं। तो फिर तू जाता क्यों नहीं वहां पे। तो मैंने बोला कि यार क्या उनका तो वो तो वर्ल्ड लेवल पे है, तो मतलब मैं तो कॉलेज में हूँ, मेरा इतना थोड़ा ना होगा। सो उन्होंने उसका जो पुराने सालों के जो रिजल्ट थे, गोल्ड गोल्ड मेडल जिन्होंने जीत रखा था उनका सबका निकाला। तो हम इंटरनेट पे गए और हमने निकाला उनका। जब निकाला तो मालूम चला कि मेरी परफॉर्मेंस उनसे बेटर है। तो फिर आपको पता ही है कॉलेज में जो यार दोस्त होते हैं और चढ़ा देते हैं कि अब तो जाना ही है जाना ही है। तो मैंने कहा कि कैसे क्या करना पड़ेगा। तो मालूम चला कि फ्लाइट का इतना पैसा लगेगा। तो वीजा भी नहीं था, मैं वो पासपोर्ट भी नहीं था, तो कि पासपोर्ट बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बनवाता हूँ। फिर मेरे कोर्समेट थे सारे, हम 100 पूरे इंडिया से 100 लोग एफएमसी में हर बैच में होते हैं, 75 बॉयज 25 गर्ल्स। तो मेरे बैच ने डिसाइड किया कि हम सारे पुल इन करेंगे मनी, और जो भी फ्लाइट का और जो रहने का है वो कर देंगे। सो दे स्टार्टेड डूइंग दैट प्रोसेस। तो मेरे पे और प्रेशर आ गई, मैंने कहा अब तो और जान लगानी है, तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। तो जी, मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि बाकी पैसे हम दे देंगे। और कुछ मेरे टीचर्स थे प्रोफेसर, जो आर्मी के जो कर्नल और मेजर जी, उस समय जो हमें पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि ओके वी विल आल्सो पुट इन। सो जब पूरा प्रोसीजर शुरू हुआ तो मैंने पासपोर्ट बनाने के लिए दिया, और उसी टाइम मेरे एग्जाम आ गए। वो एग्जाम मतलब जो टर्म एग्जाम होते हैं, मतलब जैसे कहते हैं प्री बोर्ड होता है, उस टाइप का था। गॉट इट। सो मैंने मेरे प्रोफेसर को कहा कि सर मतलब लाइक ये इवेंट है, मेरे को जाना है, एंड ही वाज आल्सो ए स्पोर्ट्समैन। तो ही सेड ओके नो इशू, तू आके दे देना। तो डिपार्टमेंट ने जो ट्रेनिंग ऑफिसर है उनको बताया। ट्रेनिंग ऑफिसर भी काफी सपोर्टिव थे। तो उन्होंने डीन को बताया। जो डीन थे उसमें मेजर जनरल चुटाकने थे। तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि अब आप सोच लो आपको खेलने जाना है या ये टर्म एग्जाम देना है। तो मैंने कहा सर मैं आके दे लूंगा, वापस दे लूंगा, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं, तो मैं आके दे लूंगा। तो उन्होंने कहा अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम होता तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं 6 महीने बैक ले लेता, लेकिन मैं खेल के आता हूँ। तो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज एंड ही सेड कि बेटा फिर भी मैं एज ए डीन मैं ये कहूंगा कि तुम एग्जाम दो, खेलना वेलना तो चलता रहेगा, आगे पूरी लाइफ पड़ी है।
तो मैंने कहा सर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर लाइफ में दोबारा मैं जाता हूँ उस समय हो सकता है मेरी फिजिकल फिटनेस कैसी हो। अभी मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी, और मैंने प्रिपरेशन किया है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपके डैड से बात करते हैं। तो उन्होंने नंबर मांगा मेरे पिताजी का, तो मैंने नंबर दिया। तो मेरे ताऊजी और मेरे पिताजी वहीं घर पे ही बैठे थे, तो उस समय लैंडलाइन होता था। तो उन्होंने उठाया, तो मेरे जो डीन थे जनरल साहब, उन्होंने मेरे फादर को बोला कि, मेरे ताऊजी भी थे, बोला कि भाई ऐसा है कि आपका लड़का बोल रहा है कि उसको फ्रांस खेलने जाना है और ये एग्जाम से हो रही है। सो माय फादर टोल्ड डीन कि ऐसा है कि हमने लड़का आपके पास डॉक्टर बनाने भेजा है, खेलने भेजा है। जी। तो उसने कहा जी लड़का आपका। उसने कहा लड़का मेरा नहीं है अभी, ये लड़का आपकी कॉलेज में चला गया है, आप पूरी जिम्मेदारी आप है, आपकी है ये, अब आप इनके माँ बाप सब कुछ आप ही हो। और अगर कहना नहीं मानता ना, तो एज ए फादर, और मेरे ताऊजी साइड में थे, उन्होंने कहा कि इसके घर का सबसे सीनियर आदमी मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी जूती निकालिए और उसके सिर पे लगाइए, अक्ल आ जाएगी इसको, ठीक है। हमने इसको पढ़ाने के लिए भेजा है, ठीक है। और आप इसके भी गार्जियन और आप इसके सब कुछ आप ही हैं। तो हमसे दोबारा फोन करने की करके पूछने की जरूरत नहीं है कि इसको खेलने जाने देना है या पढ़ने देना है। बिल्कुल। So like I got a shock, you know, like that was heartbreaking. लेकिन एज ए पेरेंट मेरे को पता है कि हमारे गांव में सभी के, अभी जनरेशन चेंज हो रही है, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा सीन अलग था। उस समय पेरेंट्स को था कि भैया आप सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ो, जी। नौकरी करो, अच्छा जॉब लो, शादी करो, सेटल हो जाओ, अच्छे जॉब करोगे अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी लड़की मिलेगी। मतलब ये उस टाइम का एक कॉन्सेप्ट रूरल इंडिया में था। और जो एटलीस्ट मेरी फैमिली में और मेरे आसपास के गांवों में मेरे दोस्तों के साथ सबके साथ ऐसा ही था। तो लाइक मेरे डीन ने मेरे को बोला कि अब मेरे को पूरा पावर मिल गया, आई एम योर गार्जियन and like I'm your father or family, everything is me, and now I will decide that you will go or not. मैंने बोला कि सर मैं एक बार मेरे को मौका दो, मैं जीत के आऊंगा वहां पे। तो ही सेड कि नहीं, अब नहीं, बिकॉज आई स्पोक टू योर फैमिली, योर फादर, आपके ताऊजी सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं। सो आई केम आउट फ्रॉम ऑफिस एंड मैं बिल्कुल, मेरा चेहरा छोटा सा हो गया। मेरे को इतना बुरा लगा, मतलब आई वाज लाइक सो डिजेक्टेड। मेरे को लगा कि यार कैसे लोग हैं कि मतलब मेरा पूरा बैच मेरे साथ है, मेरे सीनियर्स मेरे साथ हैं, और वो मेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पुल इन कर रहे हैं। मेरे घर वालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मेरी कॉलेज को पैसे देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो रहा है। मैंने तैयारी की है 3 महीने, और मुझे पता है कि उनका जो रिजल्ट है उनसे बेहतर मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ। अगर मैं कंपटीशन और अच्छा करूंगा। सो दैट वाज क्वाइट हार्टिंग, बट दैट्स हाउ लाइफ इज। कई बार है कि आपको ये बिल्कुल आपके और गोल के बीच में इतनी सी दूरी है, और आपको पता है कि आप क्रॉस कर सकते हैं। एंड मौके पे ऐसी चीजें हो जाती हैं जिंदगी में कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। मतलब आपको पता है कि आपके और मंजिल के बीच में गैप है ही नहीं बिल्कुल, जस्ट आपके नजदीक है वो सब कुछ, और आप में कैपेबिलिटी भी है और सब कुछ। कहते हैं ना कायनात साथ में है, लेकिन कायनात में कोई न कोई ऐसा चीज कोई खड़ा हो जाता है, बोलता है नहीं बाबूजी अभी आपको नहीं मिलेगी, वेट करो। बुरा लगता है उस टाइम, लेकिन फिर लाइफ में जो भी होता है वो शायद अच्छे के लिए होता है। दैट मेड मी मेंटली सो स्ट्रांग। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं जितने भी जो आपके जो यंग जो एसएसबी क्रैक पे जो सुनते हैं, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और जिनका सपना है कि लाइफ में कुछ करें, हर आदमी का अपना एक सपना होता है, जो भी आपका ड्रीम है, लेकिन मैं सब उनसे बस एक ही चीज बोलता हूँ हमेशा। और मैं खुद से ही मेरे एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं जब खुद की लाइफ को देखता हूँ उसमें सब कुछ है, उसमें इतनी सारी हार हैं, इतनी सारी डिफीट है, उसमें इतने सारे सपने टूटे हैं, मतलब इतनी बार टूटे हैं, इतनी चोटें लगी हैं, इतनी इतनी रात जिनमें मतलब पेन हो रहा है, इंजरी हो गई है, कंपटीशन आ रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको रोना आ रहा है कि ये क्या हो गया, एंड आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि आप लायक हैं उसके, फिर भी आपको वो चीज नहीं मिल रही है, ठीक है। आपने उसके लिए इतनी इतनी मेहनत की है, मतलब पूरी साल भर आपने मतलब झोंक दिया है अपने आप को,
आपने अपनी छुट्टियां मिस कर दी हैं, आपने अपने कजन्स की शादियां मिस कर दी हैं, सिर्फ एक गोल के लिए आप लगे हुए हैं। आप आपके दोस्त हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मूवी जा रहे हैं, लेकिन आप अभी भी ग्राउंड में लगे हुए हैं, अभी भी पसीना बहा रहे हैं। आप दिन में उठ के, रात को उठ के फिर जा रहे हैं ग्राउंड में चेक करने के लिए कि कल, मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि कल आपको कैसे खेलना है, और अगले दिन कुछ ऐसा होता है कि आप कंपटीशन में ही नहीं है। सो ये लाइफ के हर फेज आपके आते रहेंगे, लेकिन यहाँ से मेंटली अगर आपने गिव अप कर दिया तो ये तो आपके टेस्ट हैं। बिल्कुल। ये ऊपर वाला आपके लिए एग्जाम तय करता है, हर हर सीढ़ी के ऊपर आपको टेस्ट करता है जी। कि आप कितना चाहते हैं उस चीज को करना, किस लेवल पे चाहते हैं, कितने जिद्दी हैं आप अपने गोल के लिए, क्या बिल्कुल। उसके लिए आप उतनी मेहनत कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि आपने कर दी, लेकिन हो सकता है आप में और ज्यादा कैपेबिलिटी हो। बिल्कुल। हनुमान जी के अंदर कितनी ताकत थी कि वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा सकते थे, लेकिन उनको नहीं पता था। कई बिल्कुल। बार आपको लोग बताते हैं कि यू आर कैपेबल, बिकॉज जो दूर से देख रहा होता है उसको पता होता है कि आप में क्या है, कई बार आपको नहीं पता होता। सो ऑलवेज कीप योर ईयर्स ओपन, आईज ओपन। जस्ट जो आपको चाहने वाले लोग हैं, जो आपको जेन्युइनली आपसे मोहब्बत करते हैं, आप उनकी बातें सुनिए। वही आपके क्रिटिक्स होंगे, आप उनको बोलिए कि आप में क्या क्या कमियां वो आपको बताएं। आपको उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है कि आपने मेरे को बोला कि भाई साहब आप है ना गलत दौड़ रहे हैं, आप इस ट्रैक पे जब दौड़ते हैं जो एक कर्व आता है इस पे आप गलत दौड़ रहे हैं, और मुझे लग रहा नहीं मैं सही दौड़ रहा हूँ। नहीं, आप बोलो ना कि मैं गलत कैसे दौड़ रहा था, आप मेरे को बताओ और कैसे सही कर सकते हैं। जी। वो आपका शुभ चिंतक है, वो आपको सही बता रहा है, तो उससे आपको झगड़ने की जरूरत नहीं है आपको। लाइक एंड टेक क्रिटिसिज्म इन योर स्ट्राइड, लाइक क्रिटिसिज्म एंड डिफीट अगर आपने दिल से लगा ली ना, तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। मतलब फिर आप सही सही रास्ते पे हैं। कभी भी आपकी लाइफ में कितना भी बड़ा फेलियर क्यों नहीं हो जाए, कितना भी बड़ा एन वक्त पे आपको मिलने वाला है गोल्ड मेडल और छिन गए आपके हाथ से, तो भी यहाँ से आपको कभी नहीं लूज कर नहीं करना है, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं करना है। And, ये मेरे को तो ऐसा लगता है, और मैं बाकी का तो क्या बताऊं। बाकी इतने अच्छे अच्छे दुनिया में इतने टॉप स्पोर्ट्समैन हैं, मैंने उनकी लाइफ के बारे में उनका स्ट्रगल देखा, सब देखा। सो मेरे को, और मैंने खुद के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। मैं खुद एक्सपेरिमेंट में, लाइक कहते हैं ना कि मैं उस लैब के अंदर से बाहर निकला हूँ। गुजरे हैं, बिल्कुल। मेरे पे मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है। एंड जो जिन्होंने दुनिया भर में जितने भी जो स्पोर्ट्समैन है, जिस लेवल पे भी, किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी सब्जेक्ट में जिन्होंने अच्छा किया है, और शायद वो सारे इसी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। बिल्कुल, और जो भगवान स्ट्रगल है वो तभी ही सबको, लाइफ या बिल्कुल, सबके अंदर स्ट्रगल होता है। आगे पीछे कुछ न कुछ होता है, लेकिन उस फेज के अंदर से जाना पड़ता है आपको। और बिल्कुल। अगर जिंदगी में एक चीज और कि अगर मेडल नहीं मिले और सक्सेस नहीं मिले, पूरी जिंदगी निकल गई आपकी, और आपने सोचा कि यार क्या मतलब, मैंने पूरी जान लगा दी, पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन मैं तो मुकाम पा ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, क्या हुआ, कम से कम आपने जर्नी तो की, वो जो बाकी लोग सिर्फ सब सोच भी नहीं सकते। आप उस जर्नी के थ्रू गए हैं, बिल्कुल। आप इतने मेंटली स्ट्रांग हैं, आपकी जर्नी इतनी इतनी खूबसूरत है। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगेगा कि मैं उन पहाड़ों में, उन गलियों में, उन रेगिस्तान में, मैं उस पोडियम पे, मैं उस ट्रैक में आया था जिसमें मैं हार गया था, लेकिन मैं दौड़ा था, लोग देख रहे थे, हजारों लोग देख रहे थे, मैं हार गया, क्या हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दौड़ रहा था, मैं उन एब्स टॉप लोगों के साथ दौड़ रहा था। आपको हमेशा ये पॉजिटिव निकालना है उस जर्नी में से। जरूरी नहीं कि कितने लोग दुनिया में, आप ओलंपिक में देखते हैं कितने लोग जाते हैं, बिल्कुल। 30,000 लोग, 30,000 एथलीट जाते हैं, मेडल कितने हैं, मेडल तो 400-500 भाई। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना वो खराब है, नो, दे ऑल आर चैंपियंस। वो वो सारे वो एग्जाम्पल हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है, वो अपनी अपनी जगह से, अपने अपने परिवारों से, अपने अपने माहौलों से, अपनी अपनी परिस्थितियों से लड़के और मेहनत से, स्ट्रगल से, पेन के थ्रू निकल के आए हैं वो। और वो ह्यूमन रेस के वो लोग हैं जिन्होंने एक पैमाना तय किया है कि यहाँ आने के लिए ये करना पड़ता है, इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। जितने भी सुनने वाले यंग लोग हैं, तो आपको कभी भी है ना ये नहीं सोचना है कि हो माय गॉड आई लॉस्ट, बिल्कुल। आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। नो, यू आर अमेजिंग पर्सन। आप जैसा कोई नहीं, आपको मानना है।
और आपको अपने बाजू वाले, अपने साथ में जूनियर सीनियर, अपने जो छोटे हैं उनको भी मोटिवेट करना है। अगर कभी भी आपको एहसास हो कि आपका दोस्त, आपका साथी, आपका जूनियर या सीनियर कभी वो इस फेज के मेंटल स्ट्रगल के थ्रू गुजर रहा है, यू शुड होल्ड हिज और हर हैंड and tell them that no, you are good, you can do it, and you will do it. We are with you, we have faith in you, we have trust in you, and like everything is here. आप उनको भरोसा दो। मन का हारा कभी जीत ही नहीं सकता। बिल्कुल। अगर मन का मतलब अगर मेंटली अगर आप हार चुके हैं तो फिर तो आप राइट। फिर मैदान में आप खड़े ही नहीं हो सकते। आपके पैर काम नहीं लग जाएंगे भाई साहब। आप जूते बांधोगे, जूते की लेस नहीं बनेगी आपसे, वो गलत बांध दोगे आप। दौड़ते हुए जूता निकल जाएगा आपके पैर से। अगर आप मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हैं और मेंटली आप स्ट्रांग नहीं है तो बिल्कुल। लाइक एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। उसके बाद में तो फिर तो मेहनत तो करनी है। बिल्कुल, हार और दैट्स जीत व्हाट आई फील। दोनों। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हार और जीत दोनों आपके दिमाग से ही गुज़रती है। आपने किस तरह से किसी सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट किया, वो ही आपकी आने वाली तकदीर भी बताती है। एब्सोल्युटली। किरण, मैं एक चीज और बता रहा हूँ। मेरे को मेरी जीत से ज्यादा मेरी जितनी हार है उन पे यस, मुझे फक्र है, मुझे बिल्कुल, गर्व है। मुझे जो आज बनाया लाइफ में, जो भी मैं छोटा छोटा बड़ा जो भी कुछ हूँ, वो मेरी जितनी हार है उन्होंने डिसाइड किया है। बिल्कुल, उन्होंने एब्सोल्युटली। मुझे यहाँ तक पहुंचा है। तो जीत तो मतलब मोमेंट्री है। आप क्या कितनी देर लगती है? आप एक रेस दौड़ के आए, मान लो मैं 5 किलोमीटर कर रहा हूँ, 15-16 मिनट में हो गई रेस खत्म। जी, फिर 1 मिनट, एक आधी मिनट में मेडल भी मिल जाएगा, खत्म। लेकिन जब आप हारते हो, दैट डिसाइड योर करेक्टर, कि आप बिल्कुल, हार को लेते कैसे हो। बिल्कुल, हारने के बाद में क्या आप उतने ही खुले दिल से हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाके जीतने वाले के गले लगते हो और आप उसको बोलते हो कि मैन यू आर अमेजिंग, हुँ, ऑसम, बहुत अच्छा किया बहन, तुम छा गई हो यार। क्या क्या दौड़ रही हो तुम, मतलब क्या खाती हो भाई, बताओ कैसे ट्रेनिंग करती हो, क्या तरीका है, कौन है तुम्हारा कोच, कहाँ से हो तुम, कौन है तुम्हारे माँ बाप, कौन है तुम्हारे दोस्त। क्योंकि बिल्कुल, किसी भी एक आदमी को बनाने में उसके चारों तरफ का एनवायरमेंट वो डिसाइड करता है। जी, बिल्कुल, हारने के बाद में उसकी तरफ गुस्सा करके देखने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा दिल दिखाना है। जाके पूछो उससे कि उससे सीखो कुछ यार, कि उसने कुछ किया है, कुछ तो किया है। और जीत गए तो गुरूर करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जीत और हार बहुत टेम्परेरी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत टेम्परेरी चीजें हैं। राइट, हर फेज के हर शेर के सामने सवा शेर खड़ा, मेरे से बढ़िया और खड़े हैं, उनसे बढ़िया और खड़े हैं, उनसे बढ़िया और खड़े हैं। बिल्कुल, मतलब देर इज नो वन हु इज लाइक अल्टीमेट। ये जर्नी है, इसमें एक से बढ़ के एक लोग मिलते हैं। बिल्कुल, तो अगर जीत गए हो तो जो लोग हारे हैं आप उनसे जाके मिलिए, उनको गले लगाइए, उनको बोलो बहुत अच्छा किया यार तूने, मेरा बैंड बजा दिया पूरी रेस में, तूने बिल्कुल, बिल्कुल पीछे लगा रहा भाई, मतलब बहुत अच्छा कर रहा है यार, मेरे को नहीं लगता कि तू मेरे को अगली बार छोड़ेगा। उसको कॉन्फिडेंस दो, बिल्कुल, उसको कॉन्फिडेंस दो तो वो और अच्छी तैयारी करके आएगा। और आपको फिर उसको हराने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपका भी तो लेवल बढ़ेगा। बिल्कुल, सो कभी भी आप जो आपके अपोनेंट हैं, जस्ट हैव रेस्पेक्ट फॉर देम, just have respect for them, because they are the one who is going to define your limits. They एब्सोल्युटली, are the one who is going to like stretch your limits. वो आपके लिए नए पैमाने तय करते हैं। वो आपको जितना स्ट्रेच करेंगे उतना आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी अपनी नई बाउंड्रीज आपको मालूम चलेंगी। सो मैं सारे जितने भी जो यंग बच्चे हैं, जो यंग हिंदुस्तानी हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि यू ऑल आर हीरोज, यू बिल्कुल, ऑल आर अमेजिंग पीपल। बिल्कुल, हमें फक्र है आपके ऊपर कि आप सारे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और आप अच्छा करेंगे लाइफ में। कभी भी हार को मतलब लास्ट नहीं समझना है कि बस ये खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। नहीं भाई साहब, जिंदगी खत्म तब हो जाती है जब आपने अपनी हार को गले लगा के और बोल दिया कि बस मैं किसी लायक नहीं हूं। नहीं, हार को लगाओ गले, उससे सीखो एंड जस्ट जस्ट प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि नेक्स्ट टाइम इससे बेटर होगा, और बेटर करने के लिए जान लगाऊंगा, मेहनत करूंगा, कमिटेड रहूंगा। मैं एक भी सेशन नहीं छोड़ूंगा। मैं टाइम पे सोऊंगा, टाइम पे उठूंगा, मैं टाइम पे खाना खाऊंगा, मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मैं कचरा खाना नहीं खाऊंगा। मुझे प्रॉपर मेरी डाइट लेनी है। दुनिया में और कुछ हो रहा होगा, लेकिन मुझे अगर ये पाना है तो उसके लिए मुझे इधर से निकलना पड़ेगा। राइट, मतलब मुझे जाना आपके पास है और मैं इधर उधर लेफ्ट राइट जिग जैग घूम रहा हूँ, तो फिर तो टाइम लगेगा, फिर तो हो सकता है मैं पूछूं भी नहीं। मतलब
है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेजर पुनिया, एक आपकी लाइफ का मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार कहें तो वो है बीइंग अ सोल्जर, राइट? आपके मतलब मैंने एक्चुअली आपके इंट्रोडक्शन में भी ये है कि आप व्यक्ति तो एक हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व बहुत सारे हैं। आपने बहुत कुछ मतलब बहुत सारी फील्ड्स में आपने किया है। तो बीइंग अ सोल्जर और स्पेशली अ पैराट्रूपर, आपकी वो मरून बेरे देख के ही सबसे ज़्यादा लोग तो जो आपकी फ़ोटो देखते हैं, वो शायद वो मरून बेरे में ही देखते हैं। पैरा फोर्सेस में आपका आना कैसे हुआ? Kiran, like I want to tell everyone that all soldiers are great, no doubt. I have utmost respect for every Indian soldier. किसी भी आर्म्स का, किसी भी यूनिट का, चाहे एयर फोर्स, आर्मी, नेवी, जहां जिसने भी वर्दी पहनी है, दे आर अमेजिंग पीपल. राइट। ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन. लेकिन कहते हैं ना कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है लाइफ में, क्या करना होता है, किसको क्या अच्छा लगता है. जी। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे पढ़ाने वाले तीन जो प्रोफेसर थे, दे वर फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस. राइट। और जब मैं क्लास में उनको देखता था, सो आई यूज्ड टू सी कि बाकी सबकी जो बैरे है वो अलग है, और ये जो तीनों पढ़ाते हैं इनकी बैरे अलग है, इनका बात करने का तरीका अलग है, इनका लाइफ के लिए जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल अलग है, इनकी जो फिजिकल और जो मेंटल फिटनेस है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है. ये बिल्कुल ही अलग ब्रीड है. सो वो मेरे को काफी रोमांटाइज, क्या होता है, रोमांटिसाइज हाँ, जिसको बोलते हैं इंग्लिश रोमांटिसाइज़। में, बिल्कुल, रोमांटिक। या तो वो करता था कि मतलब क्या है क्या है. सो आफ्टर द क्लास एवरी टाइम जब भी वो मुझे हमें पढ़ाने आते थे लेक्चर लेने के लिए, उसके बाद में वो हर लेक्चर के बीच में 10 मिनट का टाइम होता तो आई जस्ट यूज टू रन डाउन इन द क्लास. नीचे मेरा नाम एस पे है तो मैं पीछे बैठता था, तो वहां से नीचे दौड़ के आता था. आई यूज टू गो एंड यूज टू चेज देम, एंड मैं पूछता था कि सर मतलब ये क्या है, मतलब ये आपकी कैप का ऐसा क्या है, आपके ये वाले मेडल इसका मतलब क्या है, और ये वाला बैच क्या है. सो इनिशियली लाइक उनको लगता था कि बच्चा है, तो दे यूज्ड टू टेल कि हाँ अभी तो पढ़ रहे हो, अभी डॉक्टर बनो, जब ज्वाइन करोगे तब मालूम चल जाएगा. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको भी मालूम चला मेरे बारे में कि मैं एथलीट हूँ, मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो दे आल्सो हैड वेरी सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स मी. राइट। दे यूज्ड टू कम टू ग्राउंड एंड दे यूज्ड टू सी मी कि मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ. समटाइम दे आस्क्ड मी कि आई शुड रन विद देम, एंड देन दे सो कि आई एम गुड एट माय जॉब. सो दे देन उनके बीच में और मेरे बीच में एक बहुत अच्छा एक बॉन्डेज, बॉन्डिंग। एज ए प्रोफेसर, एज ए स्टूडेंट, एज ए लाइक ए सीनियर सोल्जर, और लाइक एज ए यंग बडिंग सोल्जर, एक बहुत अच्छा बन गया. तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो जब उन्होंने पूरी कहानियां जब सुनाई, कई बार उनके घर पे कोई फंक्शन होता था, दे यूज्ड टू कॉल मी कि सनी आप आ जाना, तो आई वाज द ओनली कैडेट वहां पे, और बाकी ऑफिसर होते थे. तो जब मैं उनसे बात करता था, दे यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मी टू अदर्स, दैट ये बच्चा है, ये कैडेट है, ये अच्छा कर रहा है, ये ऐसे है. तो आई यूज्ड टू फील गुड, एंड देन दे यूज्ड टू टेल मी कि ये ऑपरेशन हुआ था, इसमें ऐसे हुआ था, ये वहां पे ये हुआ, 9 पैरासेफ ने ये किया, 10 पैरासेफ ने ये किया, तो 1 पैरासेफ ने ये किया. तो जब मैं उनकी बातें सुनता था तो आई यूज टू फील कि क्या कभी मैं वहां हूँ. सो मैं उनको बोलता था कि सर कि क्या चांस है. उसने कहा इट्स अप टू यू. नो वन इज गोइंग टू इनवाइट यू टू जॉइन द स्पेशल फोर्सेस. नो वन इज गोइंग टू से कि भाई साहब आप आइए, आपके बिना काम नहीं चलेगा, कोई नहीं बोलने वाला है. यू हैव टू बी वॉलंटियर. दिस इज द ओनली फोर्स विच इज प्योरली वॉलंटियर फोर्स. और वॉलंटियर होने से ही काम नहीं चलता. यू हैव टू गो देयर, यू प्रूव योर। हैव टू अप्रूव योर सेल्फ, है ना. हजारों लोग आते हैं, हजारों क्या मतलब कई हजारों लोग आते हैं गेट के ऊपर, एंड नो वन केयर फॉर एनीवन. You may be any officer, maybe colonel, maybe captain, major, anything. Nobody care for you till the time you prove that you are part of that team. You are capable. You fits in that bracket कि राइट। जहां पे मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है, सबसे ज्यादा वो वाली स्पिरिट है कि नेवर एवर गिव अप. बिल्कुल। जान निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन हम
ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, जी, हम हमारे साथी को नहीं छोड़ेंगे, हम दुश्मन को खत्म करके ही खत्म वापस होंगे। बिल्कुल, We are not going in that operation to die. We will kill the terrorists. We राइट, will finish them. मतलब अलग ही थॉट है, मतलब एक एक जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग है। मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे टीम का मेंबर है, मेरा बडी है। आई एम नो वन, ही इज देयर, दैट्स व्हाई आई एम हियर। मेरी रेजिमेंट, मेरा मिशन, मेरी टीम, मेरा ट्रूप, मेरा ऑपरेशन, जी, ये अल्टीमेट है और ये सक्सेस होना ही है। देयर इज नो, उसमें दो राय नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं जो वहां पे नहीं हो सकता। सो जब उन्होंने सारा बताया, अपने जो एक्सपीरियंसेस बताए, तो मेरे को लगा कि मुझे जाना है। और जब मैं आर्मी में मैं ऑफिसर बना, तो जो यंग ऑफिसर्स का कोर्स होता है लखनऊ में, एमओबीसी मेडिकल ऑफिसर्स बेसिक कोर्स, जो वाईओ जिसको बोलते हैं, यंग ऑफिसर्स कोर्स, जब मैं वहां था तो वहां पे ऐसे ही एक हादसा हुआ। मतलब एक हमारे कोच थे, तो उनसे किसी बात पे मतलब टिफ हो गया। वो इंस्ट्रक्टर थे और मतलब मेरा टिफ नहीं हुआ, मेरे जो दोस्त थे उनका टिफ हो गया थोड़ा सा। तो मैंने उनको बोला कि ये उस्ताद, मतलब कि आप तो यार फिजिकल, सिर्फ फिजिकल फिजिकल करके इनको एक तरह से मतलब आप टॉर्चर कर रहे हैं। सो ही सेड कि तो आप कर लो इनकी हिस्से का। मैंने कहा हाँ मैं कर लेता हूँ इसके हिस्से का, फिर छोड़ दोगे इसको? तो बोलता हाँ इतनी हिम्मत तो कर लो। मैंने बोला कि क्या करना है, क्या 5 किलोमीटर करना, 10 किलोमीटर करना, क्रॉस कंट्री करनी, क्या करनी बताओ? अगर मैं आपको हरा देता हूँ छोड़ दोगे आप? सो उनको नहीं पता था कि वो एम आई, तो उनको नहीं पता कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है डन, क्रॉस कंट्री करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो फिर तो आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। बोला हाँ पक्का। जो मेरा जो दोस्त था उसने मेरे को बोला कि भाई मैं तेरे पैर दबा देता हूँ, तेरी मसाज कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक कर देता हूँ, लेकिन तू इसको हरा देना। मैंने बोला तू टेंशन मत ले, वो हो जाएगा अपने आप, तेरे को कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट डे ही वाज आवर इंस्ट्रक्टर, ही वाज अ यंग मैन जस्ट लाइक अस, ही वाज फ्रॉम एसपीटी, वो वहाँ का कोच था, इंस्ट्रक्टर था, वेरी गुड वेरी फिट मैन। सो नेक्स्ट डे जब क्रॉस कंट्री हुई तो लाइक इनिशियली आई वाज आल्सो नॉट अवेयर कि कितना स्ट्रॉन्ग है क्या है, लेकिन मैं, यू नो, स्पोर्ट्स इज नॉट अबाउट ओनली योर टैलेंट or your hard work. Sometimes it's mental also. You have to माइंड test your opponent. राइट, You have to play mind game in a match. आप उनको आगे पीछे करते हैं। तो मैं जब उनके साथ दौड़ रहा था, मैंने पेस स्लो किया, तेज किया। आई वाज जस्ट सीइंग हिम कि कितना कितना मतलब इनमें दम है, मुझे कितनी जान लगानी है। सो दैट वाज 12.5 किलोमीटर। जाते वक्त मैं पूरा साथ में गया, आते वक्त मैंने पेस बढ़ाई, फिर स्लो की, फिर बढ़ाई, और लास्ट में मेरे को लगा कि अब मुझे मतलब खींचना है। सो मैंने रेस खत्म की, और सुबह मॉर्निंग में बाकी सारे कैडेट्स भी, सारे ऑफिसर्स भी जो थे वो भी थे वहीं पे। और जो कमांडेंट थे, ही वाज फ्रॉम पैरा, ओके, ब्रिगेडियर केपीबी सिंह। आई स्टिल रिमेम्बर हिज नेम, बिग मुस्टैच, मैरून बेरे। सो ही वाज सेइंग कि मतलब दो लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं और एक आगे भाग रहा है और पीछे एक उस्ताद भाग रहा है, और सारे जो ऑफिसर्स हैं दे आर चीयरिंग, वो कम ऑन सनी। सो उसने बोला व्हाट्स हैपनिंग? तो जो वहां पे कोई जो मेरा एक सीनियर था, उसने बोला कि सर ऐसा कल इनके बीच में शर्त लग गई थी, तो ऐसा हो रहा है, ये क्रॉस कंट्री करके आए हैं। तो बोलता है ये बंदा कौन दौड़ रहा है जो आगे दौड़ रहा है? सो फिर मेरे को और उन उस्ताद दोनों को बुलाया। तो उस्ताद को बोला कि क्या उस्ताद हार गए तुम? तो उस्ताद ने बोला कि सर ये डॉक्टर नहीं है, ये किसी और की जगह है। तो बोला नहीं है तो डॉक्टर ही, लेकिन हुआ क्या? तो बोला कि नहीं सर डॉक्टर हो ही नहीं सकता, हमने अभी क्रॉस कंट्री की है। लेकिन तो उसने बोला कि क्यों, क्या इसने कहीं कट मारा? बोला नहीं कट तो नहीं, लेकिन इतना फास्ट था कि मतलब इसने मेरे को हरा दिया। तो देन जो ब्रिगेडियर केवीपी सिंह, उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेरे से ऑफिस में मिलिए आज, मतलब जब दोबारा क्लास शुरू होगी आप ऑफिस में आइए। सो मैं ऑफिस में गया। सो पहले उन्होंने मेरे बारे में पूछा कहाँ से कैसे पूरा, और पूरा स्पोर्ट्स का। एंड देन ही आस्क्ड मी डू यू वांट टू वॉलंटियर फॉर पैरा, पैरास? आई सेड डन बॉस, ये तो सपना था, हुँ, दिस दिस वाज द ड्रीम। और पूछने वाला खुद पैराट्रूपर है, और मतलब इतना जल्दी मौका मिल जाएगा, मतलब सोचा नहीं था लाइफ में। सो मैंने बोला ओल सर, अभी इसी वक्त।
बोला कि कब जाना चाहिए? मैंने बोला सर इसी वक्त, अभी यहीं से ट्रेन में बढ़ा दो, अभी चला जाऊंगा। सो ही सेड कि ओके। देन ही कॉल्ड समवन इन आमिर क्वार्टर, ही सेड कि यार कुछ फॉर्म भेजना, वॉलंटियर फॉर्म भेजना। तो उन्होंने शायद नेट पे भेजा और मेरे को बोला कि कल आ जाना, ये फॉर्म भर देना। तो मैंने नेक्स्ट डे मैं फिर गया उनके ऑफिस में, एंड लाइक आई वाज ऑन सेवंथ हेवन। क्या आई सेड कि भाई बिल्कुल सही जगह, मतलब मैं जो मेरा ड्रीम था मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद में मेरे को ब्रिगेडियर केवी सिंह ने बोला कि ये फॉर्म है अभी, तो इसके बाद में असली लड़ाई तो अभी शुरू होगी। उसी टाइम मेरी पोस्टिंग 6 ग्रेनेडियर्स जो उस समय राजौरी में थी उसमें आ गई। वहां के जो सीओ साहब थे उन्होंने 2 बंदे भेजे कि डॉक्टर साहब हमारे रेजिमेंट में नए डॉक्टर साहब आने वाले हैं, तो उनका जो सारा सामान है वो आप लेके आ जाओ। तो वो मेरे पास आए, जो उनके दोनों सोल्जर्स थे। तो उन्होंने कोर्स में पूछा कि भाई कैप्टन पुनिया कौन है? तो मैंने बोला कि उस्ताद मैं हूँ। उनका साहब हमारे सीओ साहब ने भेजा, ये लेटर भेजा आपके लिए। और लेटर में उन्होंने कहा था कि लाइक वी वेलकम यू इन आवर रेजिमेंट एंड राइट। दैट्स अ मिलिट्री ट्रेडिशन। या। सो और कहा कि ये बंदे आ रहे हैं तो अपना जितना भी स्टफ है वो भेज देना, और आप कौन सी तारीख को आने वाले हैं तो बताना, तो देन ऑल अरेंजमेंट्स विल बी डन, वी आर वेटिंग फॉर यू इन राजौरी। सो मैंने उन उस्ताद को बोला कि आओ चलो, पहले तो उनके साथ बैठा, हम वी वेंट टू कैंटीन, हमने खाना वाना खाया। फिर मैंने बोला उस्ताद लाइक मैं माफी चाहूंगा, मैं सामान तो आपके साथ नहीं भेज सकता। उन्होंने कहा साहब क्या होगा? मैंने कहा ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ पैरा में। तो उन्होंने कहा कि साहब लेकिन सीओ साहब ने बोला है कि आपका सामान लेके आना है, आपकी पोस्टिंग तो 6 ग्रेनेडियर आई है। बिल्कुल। मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल सर 6 ग्रेनेडियर आई, लेकिन मैं तो अभी मैं वॉलंटियर हो गया हूँ पैरा के लिए, तो मैं वहां जाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब कोई बात नहीं, हम सीओ साहब को बता देंगे। तो उन्होंने जाके सीओ साहब को फोन किया, और सीओ उस समय आई थिंक कर्नल राठौड़ थे उनके। तो उनको जब फोन किया तो सीओ साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, सामान लेके आना है। क्योंकि कश्मीर में ऑल एंटी टेरर ऑपरेशंस में डॉक्टर का रेजिमेंट में एक बहुत बहुत ज़्यादा। बड़ा रोल होता है। और जब डॉक्टर ट्रुप्स के साथ होता है तो ट्रुप्स के जो हिम्मत है और बिल्कुल, बढ़ बढ़ जाती है जाता है। किसी भी ऑपरेशन में। तो उन्होंने कहा कि आना है। तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि पुनिया आना पड़ेगा आपको, कहीं नहीं जा रहे हो आप, कोई पैरा वैरा कुछ नहीं है। आप पहले यहाँ आओगे, यहाँ का टेन्योर पूरा करोगे और उसके बाद में आप चले जाना। मैंने बोला कि नहीं सर, मैं तो जा रहा हूँ वहां पे। उसने कहा तू जा ही नहीं सकता, तेरी पोस्टिंग यहाँ आई है भाई। पोस्टिंग यहाँ है, मैंने राइट। बोला सर पोस्टिंग आई है, लेकिन मैंने वॉलंटियर कर दिया है, और जो कमांडर है कमांडेंट उन्होंने बोल दिया है कि आप जा रहे हैं पैरा के लिए। तो काफी देर मैंने बोला सर नथिंग अगेंस्ट सिक्स ग्रेनेडियर, आई लव सिक्स ग्रेनेडियर, ग्रेनेडियर में मेरे मामा थे, इसे अमेजिंग रेजिमेंट, लेकिन मुझे पैरा में जाना है। तो उन्होंने फोन पे पहले प्यार से समझाया। फिर जब मैं नहीं मान रहा था तो आपको पता है कि एज ए सीनियर यस, कर्नल साहब, ही ट्राइड ही यस। अदर थिंग्स, एंड ही सेड कि तू इधर ही आएगा, एंड आई विल मेक इट श्योर कि तू पहले तो इधर आए। हुँ, और आने के बाद में मैं तेरा जो टेन्योर है ये काफी मेमोरेबल बना दूंगा। हुँ, I still remember. There's a like a military humor now, but like I'm also quite जिद्दी kind of person. मैंने बोला सर आपने बोल दिया ना कि क्वाइट मेमोरेबल टाइप बना दोगे मेरा टेन्योर राजौरी में। सो नाउ मैं भी आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला सर ऐसा लग रहा है, मेरा ड्रीम है कि 6 ग्रेनेडियर बहुत अच्छा करे, और जिंदगी में दोबारा मैं कभी 6 ग्रेनेडियर में आऊँ अगली अगली लाइफ में, मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं पहले 6 ग्रेनेडियर में आऊंगा। लेकिन सर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब इस बार तो मैं 6 ग्रेनेडियर में तो नहीं आने वाला। तो बोलता तू वहां का सिलेक्शन नहीं हुआ तो? मैंने बोला सर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे उधर ही मर ही जाऊं, लेकिन मैं जान लगा दूंगा, लेकिन अब मुझे उधर ही जाना है। ही सेड कि ओके आई एम वेटिंग। मैं 6 महीने इंतजार कर रहा हूँ, और मैं 6 महीने किसी डॉक्टर को इधर आने भी नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरा ही वेट करूंगा। हुँ, और तू आएगा तो फिर तेरी और मेरी ऐसी जमेगी कि तू जिंदगी में याद रखेगा कि मैंने 6 ग्रेनेडियर में पोस्टिंग काटी। गॉट इट। मैंने बोला सर मेरे को लगता है ये इंतजार इंतजार ही रहेगा। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं दोबारा भी उनसे मिला, 3-4 बार मिला, एंड वी लाफ ऑन दैट, हुँ, एंड लाइक दैट वाज still stuck up with me. So then I went for my probation राइट, in Agra, and then I became a paratrooper. Dream came true. राइट।
2005 में आपने एक ऑफिसर और 8 जवान की जान भी बचाई, जिसके लिए आपको बाद में कमेंडेशन कार्ड भी मिला। क्या आप वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें? या एक ऑफिसर और आई थिंक 16 सोल्जर्स। अच्छा, 16। सो या एक रात को मैं तब एसएफ टीम में था, स्पेशल फोर्सेस 10 पैरा। आई वाज इन ब्रावो टीम एंड वी वर इन बांदीपुर। सो जो हमारी चार्ली टीम है वो भी बांदीपुर के पास ही एक जगह वहां पे थी। रात को एक इंटेलिजेंस इनपुट आया कि पाकिस्तान से 20-22 टेररिस्ट आए हुए हैं और एक जगह सरेंदर, वहां पे जो पहाड़ है गांव के ऊपर, उस पे उनका हाइड आउट है और वहां पे हैं। तो जो वहाँ 81 ब्रिगेड थी उसके जो कमांडर थे ब्रिगेड भिड़े, ही वाज आल्सो पैराट्रूपर। तो उन्होंने कहा ये जो ऑपरेशन है ये स्पेशल फोर्सेज वाली टीम करेगी। जी। तो हमने कहा कि सर लेकिन हमें कोई इंफॉर्मेशन तो चाहिए कि मतलब कि लोकेशन क्या है। तो उस दिन शाम को एक मस्जिद में एक आतंकवादी नमाज पढ़ने आया था पाकिस्तानी, तो वो पकड़ा गया था और वो उस हाइड आउट का पार्ट था। तो उसने बताया सारा कि इस जगह पे हाइड आउट है, इतने लोग हैं, ये हथियार हैं, ये सब कुछ है। ये रात को अराउंड 9 o'clock के आसपास मालूम चला। तो उन्होंने जो ब्रिगेड भिड़े थे 81 ब्रिगेड कमांडर, उन्होंने कहा कि चार्ली टीम है वो ऑपरेशन करेगी। तो उस दिन हमारी ब्रावो टीम और चार्ली टीम का बड़ा खाना हो रहा था। तो लाइक जो उसमें टीम कमांडर थे मेजर भूपेश आड़ा सूर्य चक्र, नाउ ही इज ब्रिगेडियर, ही इज इन नेशनल सिक्योरिटी, ही इज हेडिंग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एंड वो माउंट एवरेस्ट भी उन्होंने किया। वेरी क्लोज सीनियर, अमेजिंग ऑफिसर, अमेजिंग अमेजिंग मीन्स अमेजिंग ऑफिसर। ही इज फ्रॉम माय रेजिमेंट। सो मेजर हाड़ा ने कहा कि ठीक है ये ऑपरेशन हम करते हैं। तो हमने हमारी टीम बनाई 30 लोगों की, और हमने उस टेररिस्ट को साथ में लिया और 2 सिविलियन जो उस जगह को जानते थे उनको रात को लिया साथ में। तो हमने रात को 11 बजे के आसपास हमने स्टार्ट किया वो वहां पे जाना। तो उसी वक्त वहां पे जो लोकल यूनिट थी 14 RR गढ़वाल, वो गढ़वाल की थी। और उनके जो सीओ साहब थे वो पुराने चोपर पायलट थे एविएशन के, ग्रेड ऑफिसर। तो उनकी पूरी एक जो कंपनी थी वो साथ में दिया। तो जो पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर मान लो ऊपर उनका हाइड आउट था, तो ऐसे पहाड़ था, तो नीचे उनको यू शेप में उनको कहा कि आप स्टॉप लगा दीजिए और हमारी जो टीम थी 30 लोगों की, हम ऊपर जाएंगे। पता नहीं टेररिस्ट को कैसे मालूम पड़ा कि जो उनका बंदा है वो आर्मी के हाथ में आ गया है, जो टेररिस्ट पाकिस्तान से था। तो रात को ही उन्होंने उस हाइड आउट से अपनी लोकेशन दूसरी पहाड़ी, जैसे इस पहाड़ी पे हैं तो जी। दूसरी पहाड़ी पे वो मूव हो गए वो ओके। रात को। और उन्होंने 2 बंदे वहां पे अपने गार्ड छोड़ दिए थे वहां पे, जो एक नाले के पास बैठे थे कि अगर नीचे से मूवमेंट होता है तो उनको मालूम पड़ेगा। लेकिन जो पानी गिर रहा था तो उनको सुन नहीं रहा था कि हम नीचे से आ गए। तो हमने नीचे से पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया रात को। और ऑलमोस्ट क्योंकि इतने कंटीली पहाड़ियां थी, उसमें पेड़ थे और रास्ता मतलब बहुत ही ज्यादा टफ था, एकदम पूरा इंक्लाइन पे था पूरा का पूरा वो। और बीच में रुक रुक के जाना पड़ रहा था कि कहीं आवाज आए तो उनको मालूम नहीं चल जाए, क्योंकि हमने ये मान के चला था कि वो हाइड आउट में है। तो हम 4 सवा 4 बजे मॉर्निंग में वहां पहुंच गए और फिर हमने उसको कॉर्डन किया, देखा तो उसमें मतलब एक भी बंदा नहीं था। लेकिन वहां पे बहुत सारे हथियार, राशन, सैटेलाइट फोन, कम्युनिकेशन सब कुछ था वहां पे। तो फिर साइड में जो 2 बंदे थे उनको हमने न्यूट्रलाइज किया। जब किया पूरा चेक कर लिया तो हमने नीचे इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ से वो निकल गए हैं सारे के सारे, ये 2 बंदे हैं, इनकी बॉडी हमने ले ली है। तो जो नीचे 14 RR के सीओ साहब थे उन्होंने कहा कि चलो आ जाओ नीचे आ जाओ, बिकॉज ही वाज अ सीनियर। तो मेजर हाड़ा साइड की, सर आप लोग भी नीचे यूज इससे स्टॉप से उठ के सामने वाली पहाड़ी पे आ जाओ एंड देन वी विल रोल डाउन टुगेदर। तो उन्होंने कहा यार ऑपरेशन खत्म हो गया, आप आ जाओ। जनरली पहाड़ों में जब ऑपरेशन होता है तो यू हैव टू बी ऑन द डोमिनेटिंग पोजीशन, आपको हमेशा डोमिनेट करना पड़ता है, क्योंकि जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे अगर एक बंदा है तो वो एक साथ 100 बंदों को मार सामना कर सकता है। सकते उसके पास LMG या MMG है तो वो हैं। आराम से रोक देगा उनको।
कारगिल में भी ऐसा ही हुआ, बिकॉज ये पाकिस्तानी जोकर्स दे वर ऑन द हाइट्स, सो उसका वो फायदा उठा रहे थे। फायदा उठा, बिल्कुल। सो जब हम नीचे उतर रहे थे तो उनके सीईओ साहब ने कहा कि यार सीधे नीचे आ जाओ ना, मतलब उधर इतना लंबा क्यों जा रहे हो। तो हम नीचे नीचे ऐसे उतरने के बजाय, मतलब कि जैसे ये पहाड़ी है तो इससे ऐसे उतरने के बजाय हम सीधा ऐसे नीचे आ गए, और नीचे वो स्टॉप में उनकी जो पूरी जो कंपनी थी वो थी। जब नीचे आए तो उनके ऑफिसर थे, उसमें वो भी कैप्टन थे, कैप्टन निशांत सेठी, ही वाज माय जूनियर 14 आरआर के। सो आई मेरे साथ मेजर हाड़ा थे, साथ में मेरा एक जूनियर मेरी रेजिमेंट के कैप्टन सज्जन सिंह मलिक। तो रास्ते में मेरे को सज्जन ने बोला कि सर कुछ खाने का है। मैंने बोला चॉकलेट है मेरे जेब में, और कुछ बादाम और गुड़ और चने, भीगे हुए चने थे मतलब मेरी डांगरी में। सो मैंने उसको कुछ चने वो दिए, गुड़ दिए, लेकिन चॉकलेट नहीं दिया था उसको। मेरे पास 4-5 चॉकलेट थे। ये अगेन आवाज, मैं बोला दे दूंगा अब यार, आगे दे दूंगा, अभी थोड़ी देर रुक जा। जब नीचे आए तो निशान ने मेरे से हाथ मिलाया, उसने कहा कि अरे सर कॉन्ग्रेचुलेशन, शाम को पार्टी करेंगे आज तो। सो आड़ा सर ने बोला कि हाँ शाम को करते हैं। तो उसने मेरे से बोला कि सर कुछ खाने को है, पूरी रात से बैठा हूँ इस यहाँ स्टॉप में ठंड में, और मैं तो बिल्कुल जकड़ गया हूँ, और मतलब कुछ है खाने को है आपके पास। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास है। तो मैंने मेरी जेब से, मैंने ऐसे जो डेयरी मिल्क की जो लंबी वाली चॉकलेट थी वो निकाली, और मैंने उसको ऐसे हाथ में दिया। जो ही मैंने उसको हाथ में दिया, ऊपर से गोली आई, उसकी दोनों अंगुलियां निकल गई, और मतलब एक साथ एक झटके में, मतलब पता ही नहीं चला कि मतलब कहां से क्या हुआ। एंड ऑल ऑफ सडन मतलब इतना मैसिव फायरिंग, अल्लाह अकबर, और काफिरों को मारो, और पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मतलब ये सारे नारे जो आतंकवादी लोग थे इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। सो मतलब वो इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ कि पता ही नहीं चला कि मतलब वी वर सरप्राइज्ड। और होना भी था, क्योंकि वो सामने वाली पहाड़ी पे, वो ऊंचाई पे आ गए थे, उनको जो ही मालूम चला कि सारे के सारे नीचे उतर गए हैं, तो वो डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गए, और उन्होंने एक साथ, उनके कम से कम भी 20 से ज्यादा बंदे थे वो लोग, तो उन्होंने फायर खोल दिया। और हम अब कहीं निकल ही नहीं सकते, क्योंकि सामने उधर पहाड़ी है, एक पहाड़ी पे वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उस पे से वो फायर कर रहे हैं, वहां से निकलने की कोई जगह ही नहीं थी। सो फॉर द मोमेंट लाइक जो मूवी में गाना है कि क्या है कि जिंदगी मौत ना बन जाए टाइप। सो फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड तो पता ही नहीं चला कि कहाँ पे हम हैं, कहाँ पे हो क्या रहा है, किधर से फायर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। और उसी दौरान, मतलब उसी जो पहले 10-12 सेकंड थे, उसमें जो बंदे जो हमारे खड़े थे, तो उनको गोलियां लग गई। सो उसमें मेरा बड़ी था सत्यवान, उसको भी गोली लगी। वो उनके सीईओ साहब का के साथ चल रहा था, और तो उसको पीठ में जो है हिप में गोली लग के आगे से निकल गई। बाकी जो निशान था उसकी दोनों उंगलियों, तो मैंने जब दे रहा था उसी टाइम दोनों उंगलियां उसकी उड़ गई, फिर उसके चेस्ट में भी गोली लग गई। सो ही वाज, वो मेरे साइड में पड़ा था, और मैं था, मेरे साइड में हाड़ा सर थे। मतलब 1-1.5 मिनट तक तो उन्होंने मैसिव फायर, मतलब झाड़ियां थी वो कट कट के गिर रही थी हमारे ऊपर। एंड देन हाड़ा सर ने बोला कि दुर्गे भवानी की जय, जस्ट गाइस फायर, लाइक अगर हम नहीं करेंगे तो ये नीचे आ जाएंगे, मतलब हमारे तक आ जाएंगे। सो देन किसी बंदे ने बोला रेडियो सेट पे कि सर मेरे को लग गई। तो जब उसने बोला कि लग गई, तो फिर अगले ने बोला कि सर मेरे को भी लग गई। फिर किसी ने बोला सर मेरे को भी लग गई, मेरे को भी लग गई, कंटिन्यूस, मतलब लाइक। तो मैंने बोला कि ऐसा है कि मैं जिंदा हूं अभी, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तो तुम्हारे में से किसी को कुछ होने नहीं दूंगा। सो पहला जॉब ये है कि पहले इनको मारो, और जिस चीज को चोट लगी है, मैं पीछे एक बड़ी सी एक रॉक है, आप उधर आना शुरू कर दो, मतलब आप रेंग के, जो चल सकता है वो रेंग सकता है वो आ जाओ, जो रेंग नहीं सकता उसका जो बड़ी है उसको अपने ऊपर लेके कैरी करके कैसे भी करके लेके, वो खड़े तो हो नहीं सकते क्योंकि ऊपर से फायर आ रहा है। बिल्कुल। और मेरे को मैंने ये बोला कि ऐसा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मुझे पता था कि मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एंड that much was enough for our guys, and we hit back so badly, और हमने उनके 2-3 बंदे डाउन किए, हमने रॉकेट लॉन्चर मारा, और फिर वहां आग लग गई।
आग लग गई तो लाइक उन आतंकवादियों में, पाकिस्तानियों में एक बहुत बड़ा वो है कि हम जल के नहीं मरना चाहते। तो मतलब जो चारों तरफ से आग लग गई, उनको वो घिर गए वो। तो लाइक वो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, उनमें 2-3 बंदे गिरे, लेकिन बाकी जो थे 15-16 से ज्यादा ही बंदे होंगे, वो तो उस वापस पाकिस्तान साइड में निकल गए वो। लेकिन तब तक फायर चल रहा था, मतलब वो ऊपर जाके भी फायर तो चल ही रहा था उनका। फिर मेरे साइड में निशान था, उसने कहा कि सर मतलब दोनों उंगलियां चली गई। मैंने बोला जो उंगलियां वो वापस इकट्ठी कर, इधर उधर गिरी होगी नीचे, वो उंगलियां ली हमने, वापस नॉर्मल सलाइन में डाला। और फिर मैं इस रोक के पीछे आया, उसको लेके भी आया, और ही वॉज लिटिल बिट हैवी। और उस समय मुझे पता नहीं चल रहा था कि उसके चेस्ट में भी गोली लग गई है। और फिर सारे उसके चट्टान के पीछे सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो उसमें सिर्फ एक ही बंदा था जिसको एक गोली लगी थी। अदरवाइज जितने भी बाकी जितने भी इंजर्ड थे, जो मेरा बड़ी था उसको सिर्फ एक गोली लगी थी, बाकी जितने भी थे सबको मल्टीपल गन शॉट थे मतलब। सो क्या होता है कि मतलब आदमी, गोली अगर दिल में या दिमाग में नहीं लग जाए, सिर में नहीं लग जाए, तो मतलब आदमी सदमे से ज्यादा मतलब शौक में जाता है। तो आई केप्ट ऑन मोटिवेटिंग देम। मैंने फर्स्ट एड किया पूरा, फिर मैंने चोपर से बात की, और चोपर आया, लेकिन ऊपर से फायर हो रहा था तो चोपर वापस निकल गया। और दूसरा चोपर आया, और क्योंकि वो फिर चोपर पे फायर करने लग गए। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको लगा कि ये इनको निकालने वाला है यहाँ से सारे, ये जो इनकी कैजुअलिटी इनको निकालने वाले हैं। और 3-4 बार चोपर जब ऊपर से फ्लाई कर रहा था, तो अब जो मेरे पास में जो बंदे हैं उनको लग रहा है कि ये चोपर लेके रिलैक्स। जाएगा। बिल्कुल। और मैं उनको बोल रहा था कि डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने पूरा फर्स्ट एड कर रखा था, आईवी लगा रखी थी। और मैं उनको बोल रहा था अभी तो जस्ट चोपर आ ही जाएगा, आने के बाद में जस्ट 25 मिनट में 92 बेस हॉस्पिटल चले जाएंगे। और 92 बेस हॉस्पिटल के एक रेपुटेशन है इंडियन आर्मी में, एंड दैट्स द ट्रूथ, कि वहां पे जाने के बाद में अगर जिंदा आदमी पहुंचा दिया, अनटिल अनलेस की अंदर यहाँ नहीं लग गई या हार्ट में नहीं लग गई, तो जिंदा बचा देंगे। दे वी हैव द बेस्ट ऑफ द सर्जन इन द वर्ल्ड, जो 92 बेस हॉस्पिटल में ऑपरेट करते हैं। एंड दिल से मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो 92 बेस हॉस्पिटल में, जो सर्जरी की जो टीम है, एनेस्थीसिया की जो टीम है, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में जो काम करने वाले लोग हैं, 24/7 किसी भी वक्त सिर्फ आप चोपर लैंड करवा दो, कैजुअलिटी को आप जिंदा ओटी में पहुंचा दो, बाकी वो अपने आप कर देंगे। अमेजिंग पीपल, सैल्यूट टू देम। तो जब चोपर दोनों तीनों बार ऊपर होवर करके वो रेडियो सेट पे सेम फ्रीक्वेंसी पे आया, तो उन्होंने कहा नहीं, लैंड नहीं कर सकता। आई गॉन लिटरली मैड। आई सेड व्हाट द नॉनसेंस, कि तुम लैंड नहीं कर सकते, कि वो फायर कर रहा है, टैंक में लग जाएगा। एंड लाइक I feel sometimes I feel bad also, but some but that was the in the heat of the moment. I told my seniors who were flying those choppers, I said, bloody you guys are all air, no force. uh, why you are not landing, why you are not landing, क्या होगा, uh, इतना क्या हो रहा है, कितना क्या डर लग रहा है कि। एंड मतलब उस समय गुस्से में होता है। एंड वन ऑफ द सीनियर हु वाज फ्लाइंग, ही सेड जस्ट शट अप। मैंने कहा यू जस्ट शट अप, और बिकॉज मेरे साथ मेरी टीम के मेरे लोग, जो जान निकल रही है, जाने वाली है, और आप बोल रहे हो चोपर को लग जाएगी। ये चोपर इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या होगा, आपको लगेगी तो मैं बचा लूंगा ना, चोपर गिरेगा तो बचा लूंगा। ही सेड कि मुझे मेरी कोई टेंशन नहीं है। दैट सीनियर पायलट, ही सेड आई एम नॉट वरीड अबाउट मी मैन, आई एम जस्ट वरीड अबाउट माय मशीन। लाइक ही वाज आल्सो राइट। फिर काफी देर बाद में देन कोर कमांडर से भी रेडियो सेट पे बात हुई। आई सेड कि सर मैंने अभी तक जिंदा कर रखा, लेकिन आई नीड समवन टू लैंड हियर। तो दोबारा वो चारों चौपर दोबारा आए, एंड जिससे मेरी बहस हो रही थी, और सबसे पहले उन्होंने लैंड किया। एंड देन ही सेड कि ओके, तेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तू ले आप, सारे ले आप, मतलब मैं आई कैन कैरी 2 कैजुअलिटी बट आई विल कैरी 3 और 4 आल्सो। मैंने बोला कि मैं लेके कैसे आऊं, मैं कैसे लेके आऊं, क्योंकि आई एम ऑल अलोन, बाकी सबको चोट लगी हुई है, और जस्ट मेरे से जस्ट 50 मीटर की दूरी पे सारा फायर चल रहा है। आई सैल्यूट टू ऑल दोज पायलट्स। एक एक देयर वर 2 पायलट, बट एक एक उनमें से नीचे आया, एंड वी कैरीड ऑल लाइक इंजर्ड सोल्जर्स। और देन आई सेड कि sorry sir, he said, he just put 2 and he said come on,
आई कैन अंडरस्टैंड कि बिल्कुल। तेरे को गुस्सा क्यों आ रहा था। क्योंकि जब उसने खुद ने देखा कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है, पूरे पूरी यूनिफॉर्म, इवन मेरी जो कॉम्बैट टी शर्ट थी, बाद में मेरे को मालूम चला कि इस पे इतना खून कैसे लगा हुआ, तो मेरे को लगा कि कहीं मेरे को तो नहीं लग गई है, तो आई वाज हाँ, जस्ट चेकिंग माई बिल्कुल, सेल्फ आगे बिल्कुल। पीछे कि हुँ, कहीं मेरे को तो नहीं लग गई है, क्योंकि पता उसमें नहीं पता नहीं चलता। चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट बाय गॉड्स ग्रेस एंड दुर्गे भवानी की कृपा से all the soldiers survived, and thanks to all those pilots। उस समय क्या मेरा थोड़ा सा टिप ऑफ हुआ, और लेकिन वो हिट ऑफ द मोमेंट में था। बिल्कुल, एंड अगेन आई एम टेलिंग, आई फील बैड समटाइम, बट I never regret that because I was fighting for द पीपल राइट फॉर द my ह्यूमैनिटी। comrades, जो एब्सोल्युटली। जो मेरी टीम के लोग थे। जी, क्योंकि दे दोज आर द पीपल जो मेरे साथ लड़ रहे थे हमेशा के लिए। बिल्कुल। एंड एवरीवन इज फाइन। निशांत की अंगुलियां भी लग गई उसके उसके आई फॉरगॉट टू टेल यू। तो जब मैं निशांत को लेके साइड में आया तो मैं उसको आईवी लगा रहा था, उसकी दोनों अंगुलियां तो कटी हुई थी। सो मैंने उसको बोला कि चॉकलेट खाई क्या। सो ही सेड कि अजीब आदमी हो यार, मतलब अंगुली कट गई, आप अभी भी मजाक कर रहे हो कि चॉकलेट खाई क्या। अबे मैंने कहा अंगुली तो कट गई, कम से कम चॉकलेट तो खा ले भाई, है ना। ही सेड कि चलो सर और है तो दे दो, कम से कम मरने से पहले चॉकलेट तो खा रहे। तो मैंने कहा मजाक तो अब तू कर रहा है, दिस इज द स्पीड आई वांट, कुछ नहीं होने वाला तेरे को। हुँ, एंड देन आई सो कि उसके राइट साइड में लाइक बबल्स निकल रहे हैं, मतलब टी शर्ट में से ऐसे हवा निकल रही है। गॉट इट। सो मैंने जब देखा तो उसमें ब्लड बाहर निकल रहा है। सो मेरे मुंह से अचानक निकला, मैंने कहा ओ शिट, लंग पंचर हो गया। तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैंने जो बड़ी वाली जो टी शर्ट फुल बाजू की कॉम्बैट टी शर्ट, मेरी सारी ड्रेसिंग वेसिंग सारी खत्म हो गई थी, तो मैंने ऐसे ही उसमें सेवलॉन डाला, मैं लगाने लगा तो उसने कहा सर दिल में लग गई। मैंने बोला दिल है ना लेफ्ट साइड में भाई, ये राइट साइड में लगी है, तू चिंता मत कर। हुँ, आई स्टिल रिमेम्बर, कई बार जब बात होती है तो लाइक मैंने कहा भाई मतलब तूने बहुत पाप किए हैं इसलिए तू जिंदा है अभी, अभी अदरवाइज उस दिन निपट जाता। तो बोलता है कि सर निपट तो आप भी जाते हैं, मतलब कि शायद आपको भी लाइफ में कुछ और कुछ करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं आप मेरे को दे रहे थे और उस टाइम लगी हुए, बट दैट ऑपरेशन टोल्ड मी मैनी थिंग एब्सोल्यूटली। कि आपको मतलब मौत सामने आके खड़ी हो जाए तो हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज ऑल दीज सोल्जर्स, ठीक है मैंने ड्रेसिंग की, मैंने उनको हिम्मत बनाई जो भी है, लेकिन ब्लड अंत वो में तो उन लोगों ने वो लड़ते रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं खोई। बिल्कुल। आदमी को कैसा लगता है जब आपको पता है कि आपको लेने के लिए चोपर आ रहा है, आपको गोली लगी हुई है, आपको पता है कि 15 मिनट बाद में आप ऑपरेशन थिएटर में होंगे और चोपर वहां से निकल जाए, और आप खुद साइड में बैठे हुए रेडियो सेट पे सुन रहे हैं कि आपका ऑफिसर उनसे बात कर रहा है और वो बोल रहे हैं कि नहीं लैंड कर सकता, और वो हुँ, बोल रहा है लैंड करना होगा, वो बोल रहा है कि ऊपर से हुँ, फायर आ रहा है। बिल्कुल। तो मतलब आदमी को लगता है कि भाई मैं तो यहीं गया, मैं यहीं गया, क्योंकि चोपर के बिना तो वहां जंगल से नहीं निकल सकते अभी नहीं, बिल्कुल। आप हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो उस समय दिमाग में क्या चलता है, उस समय मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया पूरी जिंदगी एक सेकंड में सामने से निकल जाती है। आपको एब्सोल्यूटली। सब याद आ जाता है, आपके यार दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके माँ बाप, आपने के गुरु, जो भी सब कुछ जिंदगी में किया है, क्योंकि आपको पता है कि आप पता नहीं सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे। बिल्कुल। आपको ब्लीडिंग हो रही है और एक गोली नहीं लगी है, आपको इतनी सारी गोलियां हाथों पे पैरों पे, कहीं छाती में लगी, कहीं हिप्स पे लगी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है, ऊपर से फायर चल रहा है। सो वो आपको सिखाता है, एंड दैट्स just because of that special forces turning. That turning made you like a man of iron will कि कुछ भी हो जाए, नहीं नहीं। और फिर आपके जब साथ में जो लोग खड़े होते हैं, जब आपको बताते हैं कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाए, बिकॉज जब उनको लगा कि वो नहीं कर रहा है तो 3-4 ने मेरे को बोला कि साहब अगर ऐसा होता है जान निकल जाए तो वाइफ को ये बता देना, माँ बाप को ये बता देना, क्योंकि बॉडी बिल्कुल, आपको लेके जाने पड़ेगा। लास्ट आई में सेड कि जस्ट शट अप, आई सेड जस्ट शट अप, कुछ नहीं होने वाला है, तू वाइफ से खुद मिलेगा, माँ बाप से खुद मिलेगा, लेट मी स्पीक टू कोर कमांड, लेट मी स्पीक टू माई बॉस, मेरे सीईओ से बात करता हूँ, मैं मेरे टाइगर से बात करता हूँ। आई स्पोक टू माई टाइगर, मेरे कर्नल टाइगर, मैंने उनसे बात किया। मैंने मेरे दूसरे टीम कमांडर थे संग्राम सर, उनसे बात की, सर आप कोर कमांडर से बात करो। एंड कोर कमांडर वाज पैराट्रूपर, नाउ ही इज गवर्नर, he just came on the line, he said don't worry,
मैंने बोला सर आप बोलो, मेरे साथ ये बंदे, आप बोलो इनको क्या बोलना चाहते हैं। ही सेड कि डोंट वरी, मैं अभी भेज रहा हूँ एंड दे विल लैंड एंड दे विल पिक यू अप। चिंता की बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ऑपरेशन थिएटर तैयार है, सारे आते ही सबका ऑपरेशन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब सारी गोलियां निकल जाएंगी। उनमें से जब वो बोल रहे थे तो एक ने बोला कि सर गोलियां तो निकल गई हैं, लग के बाहर निकल गई, गोलियां अंदर अभी नहीं है, कम से कम यहाँ से हमें निकाल लो यहाँ से। सो यू नो लाइक दैट्स काइंड ऑफ ए मूवी। अभी मूवी टाइप लगता है, बिल्कुल, लेकिन उस टाइम तो बट दैट इंसिडेंट gave me a direction in my life. बिल्कुल, I realized कि भाई खत्म होना तो इधर ही हो जाते, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर बचे हैं तो शायद लाइफ में और कुछ भी करना है। बिल्कुल, ऊपर आपको वाला लाइफ चाहता है कि बिल्कुल, और आपको लाइफ में बहुत कुछ करना था आगे भी, क्योंकि आप शायद आपको ये भी सौभाग्य प्राप्त है, सौभाग्य ही मैं कहूँगी कि आप दुनिया की एकमात्र पैरा कैवेलरी रेजिमेंट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में भी आपने सर्व किया, और एक नहीं 2-2 राष्ट्रपति के साथ आपको काम करने का मौका मिला। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी दोनों के साथ आपने काम किया। कैसा एक्सपीरियंस मेजर पुनिया आपका राष्ट्रपति भवन में काम करने का रहा? या मैं जब कश्मीर से मेरा टेन्योर खत्म हुआ तो जब मैं आया, सो मेरे बॉस थे कर्नल अटवाल, तो उन्होंने कहा कि सनी तेरा इंटरव्यू आया। तो मैंने कहा सर किस चीज का? बोला कि वो राष्ट्रपति भवन का एक इंटरव्यू आया है। मैंने कहा ठीक है सर। लेकिन उसी टाइम मेरा एक दूसरा इंटरव्यू फॉरेन पोस्टिंग के लिए आ गया। तो वो इंटरव्यू फॉरेन पोस्टिंग वाला पहले था। जी, और आप मिलिट्री में होता है कि जब आपका किसी चीज के लिए इंटरव्यू आता है तो आप उसको मिस नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। तो मैं जो फॉरेन पोस्टिंग का इंटरव्यू था, मैं उसमें जब गया तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो जो राष्ट्रपति भवन वाला जो इंटरव्यू था वो मेरा मिस हो गया उस टाइम। आई वेंट टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, जो 5 पैरा के साथ कोंगो में। जब मैं वापस आया तो राष्ट्रपति भवन में जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में जिनकी जगह मैं गया, उनका टेन्योर पूरा हो रहा था। वो मेरे सीनियर थे, मेरी कॉलेज के हैं। ही इज आल्सो पैराट्रूपर, अमेजिंग ऑफिसर, कर्नल राहुल। सो ही सेड कि सनी ऐसा ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा ऐसा होना है। मैंने कहा ठीक है सर। देन आई गॉट सिलेक्टेड। सो फ्रॉम कश्मीर टू यूनाइटेड नेशन एंड बैक टू राष्ट्रपति भवन। और पहले तो अब किताबों में, टीवी में देखते थे हम लोग बिल्कुल। कि ऐसा होता है राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति को हमने टीवी में देखा था, कभी सामने से देखा नहीं। एंड देन केम ए डे जब आप राष्ट्रपति को रोज ही देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल करीब से देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। एंड by from exposure point of view, it was like uh, like 360 डिग्री। हाँ, जो बिल्कुल, कभी जिंदगी में न देखा था, न कभी सोचा था, न कहीं सुना था, न कहीं पढ़ा था, वो सब चीजें देखी, वो सब चीजें सुनी, वो सब चीजें करी वहां पे। वो सारे एक्सपीरियंस हुए कि ये देश चलता कैसे है, देश को चलाने वाले लोग कौन है, देश में हो क्या रहा है, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो चीजें अच्छी हो रही हैं, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो चीजें खराब हो रही हैं देश में। मतलब वो बिल्कुल अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। और आई थिंक उसी एक्सपीरियंस के बाद में मेरे को लगा कि मुझे आर्मी से बाहर आना है, क्योंकि मेरे को लगा कि एज ए सोल्जर मैंने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे आज भी लगता है, आई फील प्राउड एंड आई स्टिल फील पार्ट ऑफ आर्मी, राइट। बिकॉज वन्स अ वंस ए सोल्जर इज सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। ऑलवेज ए सोल्जर। बिल्कुल, और जब मैं आर्मी से मैं प्रीमेच्योर ले रहा था, तो जनरल वीके सिंह जो मेरे बहुत क्लोज हैं, और उन्होंने मेरे को बुलाया। फिर जनरल विक्रम जो आर्मी चीफ थे, उनसे जब बात हुई, प्रणब मुखर्जी सर ने भी मेरे को कहा, प्रतिभा पाटिल मैडम ने भी कहा कि किस लिए छोड़ना, आपको क्या करना। मैंने बोला कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी ए पैसेंजर। और उसी दौरान जब अन्ना हजारे मूवमेंट जब हुआ था, तो आई मेट अन्ना जी एंड ही इज आल्सो ए सोल्जर एंड ही वाज डूइंग गुड। वो बात अलग है कि बाद में कुछ पॉलिटिकल लोग जिन्होंने अन्ना जी का फायदा उठाया और अपना एक अलग कुछ शुरू कर दिया। So I will not go into that in this interview at all, because this is purely for the young people and purely dedicated to the SSB crack.
I have great respect for Pankaj. Pankaj is doing amazing job for youth of this country. I really love you, man. Salute. बहुत अच्छा काम कर रहे हो. थैंक यू। तो जो राष्ट्रपति भवन का जो एक्सपीरियंस था अपने आप में सिर्फ 163-64 सोल्जर्स और आपका इंटरेक्शन, दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वहीं आते हैं. 26 जनवरी परेड कैसे होती है पहले टीवी पे देखते थे, एंड फिर आप खुद कंडक्ट करवा रहे हो, सब कुछ देख रहे हो वहां पे. बिल्कुल। आप वहां पे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, कंट्री के लीडर ऑफ अपोजिशन, सबसे हर साइंटिस्ट से लेके मतलब देश के सबसे टॉप से टॉप जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अच्छा किया वो लोग साल में वहां पे कम से कम 10 बार आते हैं. आपका इंटरेक्शन होता है, जब आप मिलते हैं उनसे, उनकी जीवन के बारे में पढ़ते हैं, आप उनसे सीखते हैं कुछ, आप उनसे मिलते हैं, आपको प्रेरणाएं मिलती हैं और आपको ये भी मालूम चलता है कि देश चल कैसे रहा है, देश में प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन लोग हैं रिस्पॉन्सिबल इन प्रॉब्लम्स के लिए. एंड it was like great experience and that still I'm carrying with me. लेकिन I'm so thankful to my seniors, जितने मेरे सीनियर्स थे from my college to राष्ट्रपति भवन तक. Whatever I am today, Kiran, I always tell कि I'm just 1%. जो भी मैंने लाइफ में किया है वो I'm the 1% आइसबर्ग का ऊपर वाला हिस्सा जो दिख रहा है वो मैं हूँ. उस आइसबर्ग के नीचे जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इंडियन आर्मी, देन माय फैमिली, माय पेरेंट्स, चाहे वो फार्मर हैं चाहे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन दे स्टूड बाय मी. देन माय सीनियर्स, माय कोलीग्स, माय फ्रेंड्स आर्मी में, दे सपोर्टेड मी, दे लव्ड मी लाइक एनीथिंग. they always pushed me for the greater heights. They always kept their trust in me. मैं खुद, मेरे को कई बार एक दो बार बीच में डाउट हुआ कि नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, but they always told me, they always said कि अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा यार, कैसी बात कर रहा है, अगर तू रुक गया तो बाकी लोग भी रुक जाएंगे. And that kept me, like moving ahead despite all pain, all drawbacks, all defeats. But it's a wonderful journey. I'm so proud of my seniors, my coaches, my family, Indian Army. Just amazing people, amazing institution. ऐसी इस मुल्क में, it's not कि because I'm a soldier. I'm not saying this just because I'm a soldier, but that's the fact. इस मुल्क में हिंदुस्तान आर्मी जैसी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं. बिल्कुल. And I feel proud that I'm part of that. And I will always, मेरी जिंदगी में जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक सांसें चलेंगी, we will always honor every soldier, every veteran, every soldier's family. We will always stand by them. कुछ भी हो जाए, हमारी liking, disliking, political orientation कुछ भी क्यों नहीं हो, but one thing is in common, that I will always and always will stand for my brothers in the uniform, those who served the nation. उनकी फैमिलीज, जब भी उनको मुसीबत होगी हम उनके साथ खड़े होंगे, बिकॉज दे आर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन जिसने इस मुल्क की आजादी को जिंदा रखा है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. यही लोग हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है, यही लोग हैं जिनकी वजह से बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज आराम से चलता है, सारा बिजनेस चल रहा है, देश की सरकारें चल रही हैं, पार्लियामेंट चल रहा है, सारे स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं, रेलगाड़ियां चल रही हैं, लोग शादियां कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, खेती चल रही है, सब कुछ चल रहा है इन्हीं लोगों की वजह से. जिस दिन वहां बॉर्डर खाली हो गया, ये हरामी है ना अंदर आ जाएंगे, अंदर तक पहुंच जाएंगे. सो आई हैव ग्रेट respect for my institution and I always tell youngsters कि अगर हो सके तो आप आर्मी ज्वाइन करो. अगर आपका जज्बा है जिंदगी में ज्वाइन करने का, फौज के लिए मोहब्बत है, यूनिफॉर्म आपको एक्साइट करती है, आपको लगता है कि आपको शव करना चाहिए, आप ज्वाइन करो. अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 5 साल के लिए ज्वाइन कर लो. अगर 5 साल के लिए भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आप एनसीसी में चले जाओ. अगर बाय द वे एनसीसी भी आपके हाथ से निकल गई, ये नहीं हो सकता, तो आप अपने आजू बाजू में जो सोल्जर मिलता है आप उनसे यारी दोस्ती मोहब्बत कीजिए, उनसे मिलिए, उनके फैमिली से मिलिए. आप यू विल गेट इनरिच्ड. आपको कुछ नया देखने को, सीखने को जिंदगी में मिलेगा. और वो भी कोई आपके आसपास नहीं है तो एटलीस्ट उनकी जब कभी जरूरत पड़े उन लोगों को, तो आप उनके आवाज में आवाज मिला दीजिए. आपको हाथों से कुछ नहीं करना है. कोई सोल्जर कहीं मिले, जस्ट दो
दो शब्द बोलने भाई साहब आपको कि थैंक यू वेरी मच मैन, वी सैल्यूट यू, बस बहुत। उसको आपसे पैसा नहीं चाहिए यार। सोल्जर को लोगों से पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ मोहब्बत चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, बस। दो शब्द, दो लफ्ज मोहब्बत के, रेस्पेक्ट के आपने बोल दिए, शादी चौड़ी हो गई यार। ही विल डू एनीथिंग फॉर यू। एनीथिंग मींस एनीथिंग। जो आदमी आपके लिए अपनी जान हाथ में लेके चल रहा है, आप क्या लगते हैं उसके? बिल्कुल। क्या आप उसके बाप, बेटे, भाई, बहन, बीवी, बच्चे कुछ हैं? नो, यू आर हिज कंट्रीमैन, दैट्स व्हाई। पाकिस्तान वालों से यार कोई लड़ाई है क्या? पर्सनल लड़ाई थोड़ी ना है। इन चीनियों से कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी ना है कि रात को मतलब 1 बजे सर फुड़ा लिया, मार दिया, नाले में गिर गए, जान चली गई, बीवी बच्चे कहाँ पे हैं कुछ पता ही नहीं है। किस लिए? किस लिए? बिल्कुल। सिर्फ एक चीज, बिकॉज ही इज फाइटिंग फॉर यू, ही इज फाइटिंग फॉर दिस फ्लैग, ही इज फाइटिंग फॉर दिस लैंड। किसी को तो लड़ना पड़ेगा भाई। तो जो लड़ रहा है उसका सपोर्ट कीजिए आप। जी। ये जो ह्यूमन राइट और ये जो सारे जो ड्रामा करते हैं ना कि सोल्जर्स ह्यूमन राइट वायलेशन, नहीं। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट मोरल एथिकल आर्मी, मोस्ट ह्यूमन आर्मी। जो आतंकवादी हथियार रख देता, हाथ खड़े कर देता, उसको नहीं मारते हम लोग। आज तक नहीं मारा है। बड़े बड़े आतंकवादी है जिन्होंने सरेंडर किया, उनको कुछ नहीं किया। बिल्कुल, ये तो बात है। ये सिर्फ इसी देश की सेना है वो करती है। अगर हमें मालूम चलता है कश्मीर में किसी घर में कोई आतंकवादी है, पहले माइक पे अनाउंस करते हैं, भाई आजा, बाहर आजा। कुछ नहीं पड़ा यार, ये हथियार हथियार छोड़ना, अपनी जिंदगी जी आराम से, अपने बीवी बच्चे पाल, माँ बाप के साथ रह, पढ़ ली, घूम दुनिया ऐस कर, कुछ काम कर, अच्छा काम कर। जब वो नहीं मानता है, वो बोलता है कि नहीं मुझे तो जाना है बेहतर हूरों के पास, तो फिर बोलते हैं कि बेहतर हूरों ने सूरों के पास भेजते हैं आपको। देन तो फिर ठोकना ही होता है। क्या करोगे आप उन लोगों को जो इस मुल्क के खिलाफ खड़े हैं, इस देश के खिलाफ खड़े हैं, देश की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़े हैं, देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ खड़े हैं, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ खड़े हैं। कल को वो लोग आके बॉम्बे की तरह 26/11 कर देंगे भाई, आपके घर में कर देंगे। आपकी बहन, भाई, बेटे, माँ बाप, दोस्त, किसी का कुछ कत्ल हो गया, तब आपको बुरा लगेगा, तब आपको याद आएगी। नो, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए दोस्त, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। आपने इतिहास उठा के देख लीजिए आप। जस्ट गिव appropriate honor to your man and woman who are fighting for you in the uniform. That's all. सिर्फ इज्जत दीजिए आप उनको। उनकी बहुत छोटी छोटी चीजें यार, मतलब देश की सरकारें, देश के कोर्ट्स, केस चल रहे हैं, कभी एनएफयू का, कभी पेंशन का, कभी कुछ। ये बहुत छोटी चीजें हैं, आप कहाँ अटका रहे हो उनको यार? उनको लड़ने दीजिए आप, उनको देश के लिए काम करने दीजिए। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि मौका लगता है ज्वाइन कीजिए, आपका स्वागत है। अगर आपके अंदर है दम तो आइए, हमारे साथ आइए। अगर आप बिजी हैं, आपका लाइफ का दूसरा इंटरेस्ट है, सैल्यूट टू यू, अच्छा काम कीजिए। जरूरी नहीं है कि फौज में आके देश की सेवा हो सकती है। समाज में बहुत सारी चीजें। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपका कभी मन करे कि मुझे झाड़ू लगाना है, मुझे खेती करनी है, तो खेती इतनी बढ़िया कीजिए ना कि पूरे देश के लोग आपको सलूट करें। हम फौजी भी सलूट करेंगे कि आप लोगों के सामने एक नया स्टैंडर्ड खड़ा कर दीजिए कि खेती ऐसे की जाती है। कम से कम पेस्टिसाइड, नो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक चल रही है, सही दाम मिल रहा लोगों को, सही जो चैन है ट्रांसपोर्टेशन की, कहां से कितना जल्दी पहुंचाया जा सकता है, नो अडल्ट्रेशन है। आप कीजिए, आप भी सोल्जर हैं, आप सिविल स्ट्रीट के सोल्जर हैं, वी रिस्पेक्ट यू। और अगर आप फौज में नहीं आ सकते, अपना दूसरा कुछ कर रहे हैं, तो जहां आपको कहीं सोल्जर मिले, उनके बूढ़े माँ बाप मिले, किसी शहीद का परिवार मिले, जस्ट जस्ट होल्ड देयर हैंड एंड जस्ट सैल्यूट। Enough. That's enough. And they will treat you like their own son and daughter. They will treat you, and that's my promise. किसी भी शहीद परिवार के पास आप जाके बैठिए, वो आपके अंदर अपना बेटा देखते हैं, अपनी बहू देखते हैं, आपके अंदर देखते हैं। वो उनको लगता है कि मेरी बेटी शहीद हो गई, मेरा बेटा शहीद हो गया, तो ये है, ये मेरे बच्चे हैं। आप बैठिए उनके साथ, एंड मतलब उतना ही चाहिए होता है। बाकी तो जिंदगी चलती रहेगी दोस्तों, रुकती थोड़ी ना जिंदगी। जब तक सांसें चल रही चलेगी। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा करो जिस पे आपको फक्र हो, आपके परिवार को फक्र हो, आपके दोस्तों को, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके मुल्क को फक्र हो, आपके चाहने वालों को फक्र हो कि ये आदमी, ये बच्चा, ये बच्ची, इसने अच्छा किया है। राइट।
मेजर पुनिया, आप मुझे लगता है कि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा हैं और हर फील्ड से हैं कि अगर हम प्रॉपर मतलब एक-एक चीज़ अगर मैं पूछने लगूँ तो शायद हमें 1 किताब दिन या लिखेंगे, कम किताब लिखूँगा किरण, किताब बिल्कुल, लिखूँगा मैं, हाँ, अभी टाइम नहीं मिल रहा है और कभी बिल्कुल। मेरे पास पैसे आए तो मूवी बना दूँगा एक। बिल्कुल, क्योंकि ना इंटरव्यू में तो मुझे लगता है हमें पूरे कितने घंटे लग जाएँगे और हम शायद वो एक्सपीरियंसेस को ही शेयर करते रह जाएँगे। बट आपकी लाइफ़ अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। आपके बारे में पढ़ के और जान के मतलब मैंने ये समझा है कि शायद कहते हैं ना कि असंभव को संभव बनाना अगर कहीं सीखना हो तो वो आपकी लाइफ़ से कोई भी बच्चा सीख सकता है। आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स आपकी हैं। मेजर पुनिया, आपने फ़ौज से रिटायर होने के बाद आपने सोल्जर एथेंस स्टार्ट किया, फिट भारत स्टार्ट किया और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करते रहते हैं। आपको रोज़ाना हम टीवी स्टूडियोज़ में भी देखते हैं, बहुत सारी डिबेट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं। आप एक इंस्पिरेशन हैं हम सब के लिए। लास्ट में आप कोई मैसेज हमें एसएसबी क्रैक टीम को देना चाहें तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। और सबसे पहले तो मैं एसएसबी क्रैक की टीम, पंकज और उनकी टीम और आप सबको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि इतने लंबे टाइम से आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म खड़ा किया, जो देश के गाँव में दूर-दूर गाँव, ढाणियों में, छोटी-छोटी जगहों पे जो बच्चे बैठे हैं, उनको आप लोगों ने एक रे ऑफ होप दी कि ये तरीका है, इधर जाना है तो कोई रास्ते में जैसे मान लो मैं कहीं बैठा हूँ दिल्ली में और मुझे दिल्ली के आदर्श नगर से शास्त्री नगर जाना है तो मुझे अब तो गूगल मैप आ गया है लेकिन कोई तो मुझे बताया है जो उधर से गया हुआ है कि भाई इधर से जाना है। राइट, तो जो आप लोग जो कर रहे हैं उन बच्चों को जिधर जिनको आर्मी ज्वाइन करनी है, जवान ऑफिसर बनना है, आप लोग उनके लिए जो बीच का गूगल मैप है वो एसएसबी क्रैक हो गया है। आप लोग उनको जो इतनी सहूलियत से सही रास्ता दिखा रहे हो, यू पीपल आर डूइंग great service to this nation, great service to the all those farmers and all those people who are living in the rural area. उनके बच्चों के लिए आपने मतलब जो काम किया है that cannot be described in few lines, few words. इसके लिए आपको सैल्यूट भी है पंकज और आपकी टीम को। साथ में मेरी दुआएं भी आप लोगों के लिए, दिल से दुआएं हैं कि मतलब मालिक करे कि आप और बड़े हों थैंक यू और सो अच्छा करें और इस मिशन को आप इतना अच्छा करें कि मतलब लोगों की जुबान पे अभी भी है सबकी जुबान पे नाम कि आप जो काम कर रहे हैं। सो कंटिन्यू दिस वर्क, वन थिंग। सेकंड थिंग, जो सुनने वाले हैं, जिनको आर्मी में आना है, कई कई बार बच्चों का ऐसा होता है कि 3-3 एसएसबी इंटरव्यू 4-4 5-5 बार हो जाता है जी, और वो मिस कर जाते हैं और उनका जज्बा है कि उनको आर्मी में ही आना है और कई बार होता है किस्मत का खेल है कि वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनसे मेरा कहना है कि लड़ाई वहीं खत्म नहीं हुई है, कोई बात नहीं। आप आर्मी में वर्दी पहन के नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो प्लान बी है लाइफ का उसके ऊपर काम करो, उसको इतना अच्छा करो क्योंकि आप में वो काबिलियत है कि आप जो आदमी 5 बार 4 बार 3 बार एसएसबी इंटरव्यू में जा चुका है, इसका मतलब है कि उसमें डेडिकेशन है, बिल्कुल। उसमें हार्ड वर्क करने की क्षमता है, जी, वो आदमी डिसिप्लिन है। हो सकता है कि सिर्फ 300 लोग चाहिए उनको पूरे हिंदुस्तान में, 14-15 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ 300 ही लोग चाहिए भाई, इतनी टफ एग्जाम है। तो हो सकता है 300 में नहीं हो पाया हो, तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ का जो प्लान बी है उसमें अच्छा करें और आप अपने बच्चों को या अपने भाई बहन या रिश्तेदारों के बच्चों को आर्मी में मोटिवेट करके लेके आए। जिस दिन जिस बच्चे को आपने मोटिवेट कर दिया और वो आर्मी ज्वाइन कर गया, आप खुद को देखेंगे जब वो यूनिफॉर्म पहन रहा होगा तो आपको लगेगा प्यार होगा। कि मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी है। लाइक आई ऑलवेज टेल पंकज कि एसएसबी क्रैक वालों को तो लगना चाहिए जब भी उनके बच्चे निकलते हैं उनको लगना चाहिए कि कैप्टन बन गए, इतने इस साल इतने कैप्टन बना दिए हमने, इतने मेजर बना दिए हैं, ये हमारे वहां पे पहुंच गए हैं। सो यू शुड बी लाइक प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बाकी जिंदगी चलती रहेगी दोस्तों, नेवर एवर गिव अप। यहां से बॉडी माइंड, बॉडी और माइंड का एक कनेक्शन है एंड एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम हियर। ये सब कुछ रेगुलेट ये करता है, ये मजबूत चाहिए और ये ड्राइवर चाहिए, कंट्रोल यहां से होता है। अगर आपने अपने आप को मजबूत रखा तो लाइफ में सब कुछ करोगे, जी, भी एब कुछ करो। एक चीज नहीं भूलना है कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप इस मुल्क के नागरिक हैं। कुछ भी करो उससे पहले ये सोच लेना कि क्या ये करने से क्या मैं अपने माँ बाप के नाम, इज्जत या अपने देश की नाम इज्जत को बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं।
always give respect to elders, to women, to young children, and just trust that we are from the best country. हजारों समस्याएं हैं देश में, एक दिन में सोल्व नहीं होने वाली। 140 करोड़ लोग हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जान लगा रहे हैं, लेकिन मतलब एक आदमी के बस का नहीं है भाई, हमें सबको भी कुछ करना पड़ेगा। तो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने दिमाग पे भरोसा रखो, अपने उसको इतना मजबूत रखना है और छोटी मोटी हारों से डरना ही नहीं है। एंड जस्ट थिंक कि हार इज द प्रोसेस ऑफ ऑल सक्सेस, बिना हार के तो सक्सेस ही नहीं है। दैट्स व्हाट आई कैन से एज ए सोल्जर। और मेरी दुआएं आप सब लोगों के लिए, अच्छा करें आप लोग, बहुत अच्छा करें कि जब मैं आपके बारे में कहीं पढ़ूं और मुझे लगे कि ये मेरे देश का है, ये बच्चा उस गांव का है, ये बच्चा उस मोहल्ले का है, ये मेरे उस जानकार का है, ये जानकार का नहीं भी है तो कोई बात नहीं। Whenever I see something good about some young man or young girl, I feel so proud as an Indian, as a soldier. And guys, just give respect to the soldiers, their family and martyrs family. जहां कहीं भी मौका लगे आपको, जब भी कभी किसी सोल्जर से, उनकी फैमिली से इंटरेक्शन होता है, आप दो शब्द उनको शुक्रिया बोल दें। और किसी शहीद परिवार से मिलते हैं, आप उनके माता पिता के पास बैठिए, बिकॉज दे गेव दे एवरीथिंग टू दिस नेशन। उन्होंने अपना बच्चा दिया है, उससे ज्यादा क्या लोगे किसी से। सो आप उनके पास बैठें, आप उनकी सुने, आप उनको अपने परिवार का हिस्सा बनाएं। दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड ऑलवेज फील प्राउड दैट यू आर इंडियन। इससे बड़ी मेरे को तो कभी आज तक कोई एहसास नहीं होता। सबसे बड़ी जो फीलिंग है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, जब मैं इंडिया का फ्लैग देखता हूँ कहीं भी लहराता हुआ, आई फील सो ओवरवेल्म। और मेरी लाइफ का आई एम मेंटली सो स्ट्रॉन्ग, आई फील, एंड आई स्टिल वर्किंग ऑन दैट कि मैं और स्ट्रॉन्ग होना है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरे को मेडल मिला, गोल्ड मेडल, और इंडिया का फ्लैग मेरे हाथ में था और नेशनल एंथम था, That feeling was amazing. तो या उससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं हो सकती दोस्तों। सो अगर आप इंसान हैं तो इमोशन होना जरूरी है। और दैट्स व्हाट, डू वेल, अच्छा करें जिंदगी में, और मुल्क के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, सबके लिए, है ना, कुछ खुशियां लाए, मतलब कुछ अच्छा करें जिससे सबको अच्छा लगे। बस मैं यही कहूंगा। एंड पंकज and your team and Kiran, again I want to tell you, you guys are doing great job. Continue this. मालिक करे आप इसको और अच्छा करें, और मतलब आपको पता होगा कि कैसे करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी टीम है, बहुत यंग टीम है। और जितने सुनने वाले हैं उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप एसएसबी क्रैक को आप फॉलो करें। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी आपको आप डगमगाते हैं अपने मोटिवेशन से, अपने डेडिकेशन से, या अपने कमिटमेंट से, तो जब अगर आप एसएसबी क्रैक को अगर आप देखेंगे, इनके प्रोफाइल्स को देखेंगे, इनकी स्टोरीज को देखेंगे, इनके आर्टिकल्स को देखेंगे, आपका जो मोटिवेशन, आपका जो डिस्ट्रैक्शन जो था, वो वापस ऑन द ट्रैक आ जाएगा। एंड यू विल बी, यू नो, और तो पता नहीं, लेकिन बेटर ह्यूमन बीइंग तो डेफिनेटली बन ही जाएंगे, अच्छे हिंदुस्तानी तो आप बन ही जाएंगे, और किस्मत अच्छी रही तो आप सोल्जर भी अच्छे बन जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मेजर पुनिया फॉर टॉकिंग टू अस। इट वाज रियली प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक्स किरण। जय हिंद। जय। आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए एसएसबी क्रैक। कीप शाइनिंग, कीप वर्किंग हार्ड। धन्यवाद। जय हिंद।